शानदार रिकवरी के साथ बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए बचा है। आज का आखिरी 1.5 घंटा इस रिकवरी को हम मेंटेन कर पाएंगे और बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे हम कल की तैयारी, इस पर है खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जो सुबह थोड़ा डर का माहौल बना हुआ था ग्लोबल मार्केट्स को देख के, वही अब हमारे बाजारों में चौतरफा हरियाली आपको दिख रही है। जबरदस्त मोमेंटम में है, डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जो अनिल जी ने फ्राइडे को निफ्टी पर ट्रेड दिया था, वहां पर तो आपको टारगेट्स भी आ गए। तो अब क्या करना है इस आखिरी 1.5 घंटे में ट्रेड के, और क्या पोजीशंस बनानी है, डेटा क्या कह रहा है, सब जानेंगे अनिल जी के साथ। बहुत बढ़िया एक्शन हो गया सर थ्रू द डे, और अब बताना है आपको कि आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा। बिल्कुल दीप, बहुत ही मजबूत सेशन आज का देखने को मिल रहा है, और उसका भी पूरा विस्तार से करेंगे विश्लेषण। लेकिन उससे पहले बता दें आपको माफ कीजिएगा, आज की बड़ी बात है। उतार चढ़ाव के बीच बाजार दिन की ऊंचाइयों पर 19,100 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और बैंक निफ्टी भी 43,000 के लेवल के बेहद करीब आता हुआ दिख रहा है। ऑयल एंड गैस शेयरों में जोरदार खरीदारी आती दिख रही है रिलायंस की लीडरशिप में, और यहीं से बढ़िया सपोर्ट मिला है। ऑटो शेयर आज रिवर्स गियर में है, रफ्तार उनकी बिल्कुल कमजोरी की तरफ है। इंडेक्स 1% नीचे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स जैसे शेयर मारुति दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो तेजी आ रही है उसके पीछे एक बड़ा कारण डाउ फ्यूचर्स की शानदार मजबूती भी है। 150 अंक ऊपर अब डाउ फ्यूचर्स आपको नजर आएंगे, और सेंचुरी मारते हुए नैस्डैक फ्यूचर्स पर हम हैं, और यूरोप के बाजारों में आधा % की मजबूती आपको नजर आएगी। तो शुक्रवार को डाउ की जो कमजोरी 350 अंकों की रही है, उससे उबर कर अब डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ आगे बढ़ने को होते तैयार। चलिए, मजबूती के साथ बाजार आगे बढ़ रहे हैं। इस समय हमारा मूड माहौल अच्छा है, थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल भी अच्छा बना हुआ है। जरा बताएं सर, क्योंकि हमारी ब्रेथ भी अच्छी दिख रही है। ऑफ कोर्स पूरा सब इंडेसीज का पार्टिसिपेशन नहीं, सब स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, बट ज्यादातर सेक्टर्स अच्छे दिख रहे हैं। हाई रिस्क हाई बीटा थोड़ा अच्छा दिख रहा है इस समय। जरा बताएं बाजार का मूड माहौल कैसे समझना है। एक जो सुबह डिप आई थी, वहां से जो रिकवरी हुई, उसके बाद दोबारा डिप नहीं आया, और हर लेवल पर आपको थोड़ी थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है। दीप, देखिए सबसे बढ़िया चीज जो हुई आज, शुरुआत जितनी कमजोर मान रहे थे हुई नहीं। हाँ, उसके विपरीत अच्छी शुरुआत हुई। लेकिन एक एक जो डिप की जरूरत थी, वो डिप आपको मिली भी, और जिस सपोर्ट लेवल से बाजार को घूमना था, कमोबेश उसी सपोर्ट लेवल से रिवर्स भी हुआ है। सो कुल मिलाकर जो आपको चाहिए था एक आइडियल ट्रेडिंग सेशन, हालांकि मुझे एक चीज और चाहिए थी जो नहीं मिली, बट नो कंप्लेंट्स। क्या और चाहिए था? थोड़ी और वॉलेटिलिटी। एक राउंड और ऊपर नीचे का होता ना, तो मजा आ जाता, तो और बढ़िया होता था कि जो छोटा मोटा है ना, मतलब और साफ सफाई वाला मामला होता ना कमजोर ट्रेडर्स का, वो भी निकल जाता। हुआ क्या, देखिए सीरीज के अंत में, पिछले गुरुवार को मंथली सीरीज के अंत में जितने कमजोर ट्रेडर्स है, जो रोल ओवर्स नहीं कर पाए, या जो भी ऑप्शंस की पोजीशन खत्म हो गई, तो आपके लिए शुक्रवार को ऑलरेडी बाजार हल्के, और 11% अगर आप एफआई लोन पर बाजार में उतर रहे हैं नई सीरीज में, तो नेचुरली नीचे की रिस्क कम है, आप साइड जा रहे हैं। तेजी बनी अच्छी बनी। शुक्रवार को हमने भी कहा कि निफ्टी आप खरीद के जाइए, 100 पॉइंट नीचे मिलेगा तो डरना मत, वहां और खरीदना है, इसी कंडीशन पे लेके जाइए। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल हुआ भी वही। अब अचानक से शुक्रवार को लोगों ने देखा, अरे 350 डाउन नीचे, अब क्या होगा। सोमवार को गिफ्ट निफ्टी भी 100 पॉइंट नीचे वीकेंड पे ट्रेड कर रहा था, उसके बावजूद हम ज्यादा कमजोर खुले नहीं, और वहीं से पहला संकेत आया। इसका मतलब क्या, हल्के बाजार, नई सीरीज, और बाजार ये ऊपर जाना चाहता है। लेकिन जो डर होता है ना, वही वाली बात है कि जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बना ली शुक्रवार को, और उनको लगा कि ग्लोबल तो सपोर्ट नहीं कर रहे, आइए जो खुला जैसे खुला, थैंक यू बेचो। जब वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से पहली रिकवरी आई ना, ये काम की ज़्यादा है, क्योंकि जो पूरी रिकवरी आपकी स्क्रीन पर बन रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो भी तब जब आपके ग्लोबल संकेत शुक्रवार के खराब थे, और आज डाउ फ्यूचर हल्के हरे निशान में थे 70-80 पॉइंट, लेकिन ऐसा तोड़फोड़ रैली जैसा नहीं था। सो इसलिए पहली बार आज स्क्रीन में लंबे समय बाद दिन के दौरान ताकत दिखी है, और उतार चढ़ाव के बीच में थोड़ी खरीदारी होती दिखी है। दूसरी चीज, जिसे पहले बढ़ना चाहिए वही पहले बढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। पहले किसको बढ़ना चाहिए? पहली बात दिग्गजों को, बाद में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को। करेक्ट। आज पहले कौन बढ़े? दिग्गज। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अब जाके मुश्किल से हरे निशान में आए। हाँ, दिग्गजों में भी पहले किसको बढ़ना चाहिए था? निफ्टी को, न कि बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज सुबह से हम यही बात करते थे कि वहां पे नंबर थोड़े कमजोर आए। करेक्ट। सो आज करेक्शन भी जो शुरुआत में आया वो बैंक निफ्टी पे ज्यादा गहरा आया, और बैंक निफ्टी भी अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से और लीडरशिप निफ्टी से लेकर आए। सो ये परफेक्ट, वो कहते हैं ना कि आप जैसी स्ट्रेटेजी बना के उतरो कि
इस जगह बॉल डालनी है, यहाँ फील्ड लगानी है, बैट्समैन ये वाला शॉट खेलेगा और यहाँ कैच आएगा। एग्जैक्टली वही हुआ। तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्रिप्टेड तरीके से आज का ट्रेनिंग सेशन रहा है। रहा सवाल आखिरी 1.5 घंटे का, दीप, तो मेरा ये समझना है कि पहली चीज़ ये है कि नीचे की रिस्क अब आपके लिए बहुत लिमिटेड हो गई, तो 19,000 के नीचे आज बंद होने की संभावना नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर 3 बजे तक, 3 बजे भी क्यों, अभी क्या बजी है, 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी मैं दूंगा ही, लेकिन 2:30 बजे तक आज का हाई पार करके अगर निफ्टी टिक जाता है, मेरे ख्याल में 19,140 के आसपास का आई है, जी हाँ, तो फिर बाजार 19,200 से 275 की तेजी के लिए आज और कल के लिए तैयार होता दिख रहा है। आपको याद होगा हम लगातार पिछले सीरीज में यही कह रहे थे, जब ये 5-7 दिनों का करेक्शन हुआ, तो आप इस एक्सपायरी तक समय निकालिए। एक्सपायरी से लेकर नई सीरीज से लेकर दिवाली के समय तक हम स्टेबल से पॉजिटिव मार्केट की उम्मीद कर रहे हैं। वही व्यू बरकरार है, यहाँ से लेकर दिवाली तक स्टेबल से पॉजिटिव मार्केट रहेगा। बीच बीच में ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, इजराइल हमास की वजह से, कोई और वजह से, इस वजह से, उस वजह से हल्के फुल्के झटके वटके छोटे मोटे लगते रहेंगे। खाते रहिए, मजबूत होते रहिए, थोड़े से डगमगाएंगे भी, बैलेंस बनाइए, फिर खड़े हो जाइए। यही कहानी चलने वाली है आपकी दिवाली तक। तो बाद की बाद में रिव्यू करेंगे। सो आई थिंक वी आर ओके। ऊपर में 19,250 275 तक जाने की तैयारी है निफ्टी की, वहाँ रिव्यू करेंगे। और बैंक निफ्टी के लिए दीप 43,500 से 43,800 की रेंज तक जाने की तैयारी है। यानी कि बैंक निफ्टी में यहाँ से 600 से 900 पॉइंट की स्कोप है। निफ्टी में आप यूँ समझ लीजिए कि कम से कम 250 275 तक तो है, फिर आगे देखेंगे क्या कुछ करना है। गॉट इट, ठीक है। चलिए थोड़ा यहाँ से और ऊपर जाने की तैयारी बाजार दिखा रहा है, अच्छा मूड माहौल है, डिप पर आपको मौके भी मिले हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं और कई सारे स्टॉक्स की बात करनी है। आइए एक बार बात कर लेते हैं अरमान और कुशल के साथ और समझते हैं कहाँ पर है बाजार का एक्शन। कुशल बताइए इस समय इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से बाजार के लिए? बिल्कुल, तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिहाज से दीप ऑफ कोर्स नंबर्स हैं जो आने वाले हैं, जिसमें निफ्टी से यूपीएल और साथ ही एफएनओ स्पेस से पेट्रोनेट एलएनजी के तो अभी नंबर्स आई हैं। मैरिको, टीवीएस मोटर, डीएलएफ और जेएमआर एयरपोर्ट्स के भी नंबर्स आने बाकी हैं। जहां तक कल का सवाल है, निफ्टी से भारतीय एयरटेल, एलएनटी, टाटा कंज्यूमर ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। एफएनओ स्पेस से आईओसी, मैक्स फाइनेंशियल, नवीन फ्लोरेन, गेल, जीएसपीएल और साथ ही बिरला सॉफ्ट के भी नंबर्स पर रखिए नजर। आरबीआई की मॉनिटरी और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू भी होने वाला है। साथ ही यथार्थ हॉस्पिटल 50% आईपीओ लॉक इन भी इसका 90 दिनों का खत्म हो जाएगा। होनासा कंज्यूमर्स, इसका आईपीओ कल से खुलेगा, 2 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। कुल मिलाकर फ्रेश इशू 365 करोड़ रुपए का है। हालांकि इशू साइज टोटल आप देखेंगे तो 1700 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी का इन्होंने डाला है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है। साथ ही जापान की बैंक ऑफ जो पॉलिसी है वो आती हुई दिखेगी और यूएस के लिहाज से 2 दिनों की जो एफएमसी की बैठक है वो भी कल से शुरू हो जाएगी। उनका अक्टूबर महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा भी आएगा और यूरोप के लिहाज से उनका जो महंगाई आंकड़ा है और साथ ही जो तीसरे तिमाही के जीडीपी प्रिलिमिनरी रिलीज है वो भी आते हुए दिखेंगे। जहां तक बुधवार 1 नवंबर का सवाल है, काफ़ी सारे ट्रिगर्स भी हैं इसमें, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा, टाटा स्टील, ब्रिटानिया अपने नंबर्स घोषित करेंगे। एफएनओ स्पेस से जीसीपीएल, आईजीएल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आरईसी, अंबुजा सीमेंट्स और इंडिया सीमेंट्स पर भी रखिए नज़र। ओरिएंट ग्रीन पावर और सफारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ राइट शेयर पर जारी करने पर विचार करेगा। ओरिएंट ग्रीन पावर, सफारी इंडस्ट्रीज बोनस शेयर पर भी ये विचार करते हुए नजर आएंगे। ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आएंगे और अक्टूबर महीने के। साथ ही बजाज फाइनेंस, यहाँ पर बजाज फिनसर्व को इशू किए जाने वाले वारंट्स की कीमत तय करने के लिए भी बोर्ड बैठक करेगा। गुजरात गैस, जो इन्होंने कीमत का ऐलान किया है, नई कीमत जो बढ़ाई है वो 1 नवंबर से लागू होते हुए दिखेंगी। साथ ही जो 20% शेयर्स का लॉक इन था लिखिता इंफ्रा में वो भी खुलता हुआ दिखेगा। महाराष्ट्र सरकार ने लिकर पर जो वैट है 5% से बढ़ाकर 10% करने का ऐलान किया था, तो 1 नवंबर से ये भी लागू होते हुए दिखेंगे। ब्लू जेट हेल्थ केयर की लिस्टिंग होगी। सेलो वर्ल्ड का आईपीओ बंद हो जाएगा। नेस्ले का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो फेड की पॉलिसी है उस पर हम सबकी नज़र रहने वाली है। ओके, ये है आपके लिए सारे इवेंट्स। ऑफ कोर्स फेड की पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है 2 दिन बाद। अरमान बताएं कौन से नतीजे आ गए हैं आज सुबह से अब तक? जी, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें केपीआईटी टेक की, यहाँ पर मुनाफा लगभग 5% के आसपास बढ़कर आया है। आय में 9% की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स भी 15.5% से इंप्रूव होकर 16% पर आते हुए दिखे हैं। स्ट्राइड्स फार्मा कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। 23 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। उसके पहले अगर आप देखें 131 करोड़ का कंपनी को घाटा था और मार्जिन्स भी 11% से इंप्रूव होकर 15.3% पर आते हुए दिखे हैं। अनूप इंजीनियरिंग, इनका मुनाफा 13 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय में 100 करोड़ के आसपास जो आय थी वो लगभग 140 करोड़ पर आती हुई दिखी और मार्जिन्स भी बात करें तो 20.5% से इंप्रूव होकर 22.6% पर आते हुए दिखे हैं।
कल्याणी स्टील यहाँ पर आय लगभग 4% गिर कर आई है, पर कामकाजी मुनाफे में 83% के आसपास की बढ़त है। मार्जिन्स क्योंकि अच्छे खासे इंप्रूव होकर आए हैं, 10% से इंप्रूव होकर 19.4% पर आते हुए दिखे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहाँ पर मुनाफा लगभग 196% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में आपको अच्छी खासी बढ़त दिखेगी, 7.1% से इंप्रूव होकर लगभग 15.4% पर आते हुए दिखे हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन मुनाफा 53% बढ़ा है और मार्जिन्स थोड़े से घट कर आते हुए दिखे हैं, 22% के आसपास जो मार्जिन थे वो घटकर 20% पर आते हुए दिखे हैं। नाम इंडिया मुनाफा 18% बढ़ा है, आय भी लगभग 20% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, 58.4% से इंप्रूव होकर 60.7% पर आते हुए दिखे हैं। NIT लर्निंग आय लगभग 27% बढ़ी है, मार्जिन्स 23.5% पर आते हुए दिखे हैं जो कि पहले 17.6% पर थे। और अंत में LT फूड्स यहाँ पर आय लगभग 15% बढ़ी है और मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 10% से इंप्रूव होकर 12.2% पर आते हुए दिखे। ये आपके लिए सारी के सारे नतीजे। कुछ और खबरें भी हैं अरमान? जी बिल्कुल, खबरों में सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सेट ने सेबी के अंतरिम आदेश पर जो है वो रोक लगाई है और पुनीत गोयनका पर सेबी की अंतरिम आदेश पर रोक लगते हुए दिखी है। MD और CEO पद पर पाबंदी का आदेश जो है वो खारिज किया है। जायडस लाइफ साइंस यहाँ पर सन फार्मा के साथ लाइसेंसिंग करार किया है और उन्होंने एक, अगर आप देखें, को मार्केटिंग के लिए करार करते हुए दिखे हैं। L&T कंस्ट्रक्शन से इनको L&T कंस्ट्रक्शन को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है लगभग 2,500 से 5,000 करोड़ की जो रेंज में पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और ब्लॉक डील्स के हिसाब से अगर आप देखें M&M फाइनेंस जहाँ पे 23 लाख शेयर्स और ITC लगभग 17 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है सारा का सारा एक्शन आपके लिए आ जाता हुआ बाजार खुलने के बाद अलग अलग स्टॉक्स का, या तो खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर, या फिर ब्लॉक डील्स के दम पर। आइए दम से बात निकली तो दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी का है बहुत बहुत स्वागत। सचिन जी लंबे समय बाद जुड़ते हुए स्वास्थ्य लाभ करने के बाद, सिद्धार्थ जी चुस्त दुरुस्त, और आशु सर का भी बहुत बहुत स्वागत आप सबका। धन्यवाद क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। बिगुल की शुरुआत करते हैं और फॉर चेंज आज वागले साहब है लेट, तो आशु सर के लिए है मैदान खाली। सिंध के सुल्तान आशु मैदान। स्वागत है आपका आशु सर, बताएं। अनिल जी, वागले जी को लेट कराया गया है। वो सलमान की मूवी थी ना दबंग में, जिसमें कहता है कि पिज्जा वाले को रोक देते हैं ताकि वो फ्री हो जाए, 20 मिनट्स में आ ना पाए, तो ऐसा ही कुछ किया मैंने। बिल्कुल सर, आपके लिए एकदम मैदान खाली है। आप जब तक आप पूरा कंप्लीट ना करेंगे तो चिंता ना करें, हम वागले साहब को कनेक्ट भी नहीं करेंगे। अच्छा अनिल जी, देखिए बाउंस बैक अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अभी आपकी कमेंट्री भी सुनी, मतलब बिल्कुल इन लाइन विद वैसे ही है। मुझे लगता है अनिल जी, निफ्टी का पहला पड़ाव यहाँ से बाउंस बैक 200-250 के करीब होना चाहिए, और अगर उसको क्रॉस कर गया तो हम 450 भी देख सकते हैं। तो उसके लिए अनिल जी, और बाकी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो न्यूज़ है अनिल जी, उसको तो ध्यान रखना ही है। वो मतलब दिन में कुछ होती है, रात को गिफ्ट निफ्टी दिखाती कुछ है, फिर सुबह कुछ होता है, और वहां कुछ ना कुछ होने के चांसेस तो बने हुए हैं अनिल जी। तो कैसे कैलकुलेटेडली उसको रखना है, तो अनिल जी इसके लिए एक बुल स्प्रेड बनाना है निफ्टी का 19,050 इन द मनी कॉल लेनी है अनिल जी। 19,050, अभी 19,120 के अराउंड निफ्टी चल रहा है। 19,050 की एक कॉल लेनी है, 19,250 की 2 कॉल बेचनी है अनिल जी। 1:2 का बुल स्प्रेड है, इसकी कॉस्ट आएगी 60 रुपए। 60 रुपए का मतलब अनिल जी 19,050 प्लस 60, 19,110, 19,120 ही चल रहा है। तो मैं जो प्रीमियम दे रहा हूं वो ऑलरेडी इन द मनी है, मेरे फेवर में है। और कहां तक सेफ है अनिल जी? 19,450 जो मैंने दूसरा पड़ाव बोला 2 दिन के लिए, और वर्स्ट केस में अनिल जी 60 रुपए है। विक्स भी बढ़ रही है, आईवीज भी ठीक ठाक है, वॉलेटिलिटी रहेगी तो प्रीमियम भी बने रहेंगे आखिर तक। तो अगर मतलब 400 पॉइंट निफ्टी ना गया, 300-400 पॉइंट घट जाए तो खराब होगी ये कॉल का रेट, मतलब 60 रुपए का एकदम लॉस होगा। नहीं तो अनिल जी ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि 60 रुपए चले जाए। तो पहला अनिल जी जो कॉल है निफ्टी का, पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है अनिल जी, जो एक सुबह डिप मिला, जो आपने कहा कि सुबह डर लगता है और दोपहर को फिर वो नॉर्मल चीज हो जाती है, तो जो हल्के लोग हैं वो निकल रहे हैं। और अनिल जी इसमें एक और चीज बात है कि यही चीज ना इंडेक्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे या बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिसमें डेड कैट बाउंस होगा, लेकिन इंडेक्स में तो अनिल जी वो क्या है कि इंडेक्स में गुस्सा निकलता है, इंडेक्स में हेजिंग शॉर्ट होती है, या वो लॉस कवर करने के लिए इंडेक्स शॉर्ट करते हैं। तो मुझे इंडेक्स को बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है, निफ्टी को तो बिल्कुल नहीं करना है। तो थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे सोच सकते हैं, तो निफ्टी का ये बुल स्प्रेड है। और अनिल जी एक कॉल भी बाय है, प्लेन वनीला, कोई ऑप्शन नहीं, सीधा फ्यूचर है, अगर आप कहें तो वो भी शेयर कर लूं।
लो आपके लिए उसके लिए भी मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ एक बार। तब तक एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 120 रुपया, 120 रुपया 10 पैसा, 120 रुपीज, 120 रुपीज, 120.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है BHEL, भेल। BHEL के अंदर मोमेंटम अब तेजी का बनना चाहिए। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक ने लास्ट 1-2 दिनों के अंदर एक पुलबैक और बाउंस बैक के संकेत दिए और आज फॉलो अप मूव देखने को मिल रहा है। कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक करने को तैयार है। जैसे ही कल के हाई के ऊपर निकलेगा तो बेल के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे फेवरेबल है बाय साइड में। नीचे में 117, 118 का सपोर्ट है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस 117 का लगाना है और बेल में खरीदारी करना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 124 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा जो इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है 127 रुपए तक का। तो बेल में खरीदारी करें 117 के स्टॉप लॉस से 124, 127 के टारगेट्स के लिए। 127 टारगेट के लिए भेल खरीदें, यह है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। शेयर वाली भेल खरीदना है, ये जान रखें। बाकी वाली भेल के इतने पैसे नहीं लगते, वो थोड़ी सस्ती भी आ जाती है, लेकिन सुमित जी वाली थोड़ी सी महंगी है, 120 रुपये के दाम वाली। आइए बढ़ते आगे। वागले साहब है तैयार, और वागले साहब के जैसा हमने कि वादा किया था आशु जी को कि वागले साहब को तभी जोड़ेंगे जब आपकी कॉल खत्म हो जाएगी। कॉल खत्म हो चुकी है, बीच में हमने सुमित जी का गैप भी दिया, और अब वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले कमांडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मैं मेरा स्टॉक ऑफ द वीक अभी दे देता हूँ, वो है मुथूट फाइनेंस। अभी करंट भाव है 1321.22 का। मुझे लगता है ये 1430 से 1440 तक जाने के लिए तैयार है। ये पूरे हफ्ते का व्यू है। आपका स्टॉप लॉस एक 20 रुपए नीचे होना चाहिए, 1285, 1286 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आपको 2 या 3 दिनों का पहला टारगेट, छोटा वाला टारगेट चाहिए, तो लगभग 1380, 1390 आ सकता है, जो आज और कल में भी आ सकता है। अभी 1330 के आसपास, 1325 के आसपास है। तो पहला टारगेट अराउंड 1380, 85 और दूसरा टारगेट 1430, 1440। ओके, तो ये है आपके लिए 1430, 1440 तक के टारगेट के लिए वीकली कॉल आपके लिए आता हुआ वागले साहब की तरफ से। सिद्धार्थ जी तैयार है, सुपर सिड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, और गुड आफ्टरनून सभी को। अनिल जी, ये इंफ्रा की कंपनी है, वंस फॉर एन ऑल, पहली बार ला रहा हूं, और वो है NBCC। NBCC पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 70 रुपए का, 70, और पोजिशनल से 6 महीने से 8 महीने का टारगेट अगर रखना चाहे तो 88 रुपीज का भी टारगेट आ सकता है NBCC पे। NBCC जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट EPC बिजनेस में है, रियल एस्टेट बिजनेस में है। पहले तिमाही के बाद जो ऑर्डर बुक स्टैंड कर रहा है वो करीबन 45,000 करोड़ का है, जो 6.8 टाइम्स ऑफ द टोटल रेवेन्यू के 6.8 टाइम्स को कवर करता है। FY24 का जो रेवेन्यू है इस साल का, जो एक्सपेक्टेड है करीबन 9,000 करोड़ का, जिसमें मैनेजमेंट ये समझती है कि फर्स्ट हाफ से काफी बेहतर रह सकता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। कंपनी ने टोटल अनसोल्ड इन्वेंट्री कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में 21.7 लाख स्क्वायर फीट की अनसोल्ड इन्वेंट्री भी बेची है अभी हाल में। तो NBCC पे खरीदारी की राय है। 70 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट, 88 रुपीज का पोजिशनल टारगेट। ओके, 70 रुपए के शॉर्ट टर्म, 88 के पोजिशनल टारगेट खरीदे NBCC। हमारी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में ये स्टॉक रही है। नवरत्न स्टॉक में हमने इस स्टॉक को चुना ही था मेरे ख्याल से नवरात्रि के दिनों में। आइए बढ़ते हैं आगे, और आज की DII पिक यानी कि दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया, JM फाइनेंशियल्स की सोनी पटनायक दे रही है आपको एक बेहतरीन पिक। मेरा दिवाली इन्वेस्टमेंट पिक है कोल इंडिया विद स्टॉप लॉस ऑफ 20% एंड इसका टारगेट रहेगा 425। कोल इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंथली ब्रेकआउट देखने को मिला है चार्ट्स पे, और काफी स्ट्रांगली 300 लेवल्स को डिफेंड किया है
अभी रिसेंटली मार्केट चॉपीनेस में भी उसने 300 को स्ट्रांगली होल्ड कर रहा था। सो कोल इंडिया काफी अच्छा लग रहा है और इसमें रोल ओवर्स भी बहुत ही स्ट्रांग हुए हैं विद 86%। इसलिए मेरा दिवाली इन्वेस्टमेंट पिक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में खरीदारी करने की राय 425 के लक्ष्य के लिए। आइए बिगुल है BTS डबल टी का सचिन जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, अनिल जी, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में एक अच्छा चेंज नजर आ रहा है। पिछले 5 दिनों से जिस तरीके से लगातार उसमें बिकवाली हो रही थी, एक लेवल इसने जरूर डिफेंड किया था अराउंड 8200 एक्सपायरी के दिन, एंड वहीं से मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक सपोर्ट बन चुका है। जिस तरीके से टर्न अराउंड है, मुझे लग रहा है एक बड़ी मूव के लिए वेल पोजिशनड है। इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 8540 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए, बट पोजिशनली 8700 8730 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम भी एक्सटेंड हो सकता है। सो खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगाए लगभग अराउंड 8325 पे। ओके, तो ये राय है आपके अल्ट्राटेक सीमेंट पर। आइए बढ़ते आगे। नितिन जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। स्वागत है आपका नितिन जी। बताएं सर, कौन सी स्ट्रेटेजी आज? जी यहाँ पे 19,100 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस अभी 114 है। 19,100 की कॉल ऑप्शन एट द मनी हो गई अप्रोक्सीमेटली, और इसका स्टॉप लॉस बनेगा 80 रुपए का। थोड़ा वाइड है बट ऑलरेडी मूव कर चुकी है, तो हम 80 का स्टॉप लॉस है। और फर्स्ट टारगेट बनेंगे यहाँ से 140 के, और 140 के ऊपर निकलती है तो 155-60 के। अब ये रोल ओवर्स हुए हैं। रोल ओवर्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अक्टूबर से नवंबर में पॉजिटिव साइड रोल ओवर हैं। अक्टूबर में जैसे मार्केट में सेलिंग थी, नवंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस मिलेगा और प्री दीपावली रैली भी मिल सकती है और मार्केट वापस से 19,300 की तरफ आ सकती है। तो हम यहाँ पे 19,100 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 114 में, जिसका टारगेट 145 और उसके ऊपर 165 का होगा। तो व्यू पॉजिटिव रखेंगे। और अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में हम लेंगे 43,000 की कॉल ऑप्शन जो 195 में मिल रही है, 198 195 ऐसे मिल रही है। 43,000 की कॉल ऑप्शन जिसके टारगेट होंगे 300, स्टॉप लॉस होगा 140 का। ओके, 140 का स्टॉप लॉस, 300 का टारगेट। बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय 43,000 वाला, और साथ ही साथ आपको खरीदारी करनी है दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी 19,100 का कॉल ऑप्शन, बैंक निफ्टी 43,000 का कॉल ऑप्शन। ये राय नितिन जी की तरफ से आती हुई है। आइए आशु सर भी तैयार है एक और स्टॉक पिक के साथ, उनके लिए बिगुल सिंह के सुल्तान आशुमदान। आशु सर बताएं। अनिल जी, करेक्शन के बाद वापस जो स्टॉक दोबारा से अच्छा लगने लगा है। अनिल जी, पिछले दिनों में काफी सारे स्टॉक्स दिए, कुछ बड़े कुछ वापस भी घटे। स्टॉक की लिस्ट तो अनिल जी वही रहती है, और अच्छा स्टॉक हो या कुछ भी हो आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन बाजार के साथ घटते तो हैं। तो एक अच्छी करेक्शन के बाद अनिल जी जो स्टॉक अभी हमने मतलब कुछ ही देर पहले ऑलमोस्ट ही रेट पे 2-3 रुपए ऊपर नीचे अपने क्लाइंट से शेयर किया अनिल जी, वो है L&T का फ्यूचर चल रहा है अनिल जी 2930-35 के करीब। 2890, 2900 से सिर्फ 10 रुपए नीचे, क्योंकि 2900 क्योंकि राउंड लेवल होता है, जैसे आप लिफाफा लेवल करते हैं तो राउंड फिगर के स्टॉप लॉस नहीं रखने चाहिए, थोड़े नीचे और ऐसे ऊपर रखने चाहिए। तो 2890 के स्टॉप लॉस से अनिल जी L&T में खरीदारी करनी है, और जो टारगेट है 3000-3050। यानी जी 3100 प्लस चला गया था, बायबैक में एक्सेप्टेंस आई, वहां से 250 रुपए की करेक्शन आ गई, और बहुत अच्छी करेक्शन है। 2900 के नीचे की एक्सपायरी भी हुई इसमें, और वापस मुझे लगता है कि चलने के लिए तैयार है। अभी मैं नोटिस कर रहा था NBCC, बेल, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, सब में दोबारा से जो ट्रैक्शन चार्ट्स में भी नजर आ रहा है। तो लगता है कि अनिल जी कि अब ये मूव जो बनेगी, और अगर दिग्गज ने चलना है और निफ्टी ने चलना है, तो अनिल जी ये 2-4 स्टॉक तो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो L&T में अनिल जी प्लेन वनीला बाइंग करनी है, कोई, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द मंथ अभी कोई स्प्रेड नहीं, कोई कुछ नहीं, स्ट्रेट फ्यूचर। ये है आपके लिए L&T जहां पर रखनी है नजर। कल L&T के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक्शन अच्छा बनते हुए दिख सकता है। नजर रखिए इस काउंटर पर। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। दिवांशु, ग्लेनमार्क के अंदर बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। ग्लेनमार्क के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 735, 740 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है।
तो 735 740 ये सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। ऊपर में 755 का लेवल जैसे ही निकलेगा तो ग्लेनमार्क के अंदर मोमेंटम बनेगा और 775 से लेके 780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 740 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ग्लेनमार्क में खरीदारी करें 775 780 के टारगेट्स के लिए। 75 780 का टारगेट ग्लेनमार्क में करें खरीदारी। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं सुपर सेट के लिए। बताएं सिद्धार्थ जी। ये दीपांशु, आपको मैं स्पेन लिए चलता हूं। स्पेन इसीलिए क्योंकि ये कंपनी है स्पेन बेस्ड, इसकी पेरेंटेज है सीआई ऑटोमोटिव। सीआई ऑटोमोटिव जिस पे खरीदारी की राय है, शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 485 का, लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 635 का। इट्स एन एमएनसी कंपनी। सीआई ऑटोमोटिव फोर्जिंग बिजनेस में है, स्टैंपिंग में है और बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट्स में है। कस्टमर जो की कस्टमर्स है जैसे कि एमएनएम, मारुति, टाटा, हीरो, ह्यूंडई, किया मोटर्स, ये इनके की कस्टमर्स हैं। और नतीजे की बात करें तो कामकाजी मुनाफा 19% से बढ़ते हुए आया और मार्जिन 13.3%, करीबन 2% से मार्जिन भी बढ़े हैं। एम कर रही है कि ईवी का पोर्टफोलियो बड़ा किया जाए। पिछले साल में 35% टोटल ऑर्डर बुक का ईवी का पोर्टफोलियो था जो बरकरार रह सकता है। नए प्रोडक्ट्स केटर कर रही है ईवी स्पेस को। तो सीआई ऑटोमोटिव पे खरीदारी की राय है। स्पेन बेस्ड कंपनी है। 485 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 635 का लॉन्ग टर्म टारगेट। ओके, तो ये है राय आपके लिए सीआई ऑटोमोटिव, जिसका नाम पहले महिंद्रा सीआई हुआ करता था। यह खरीदारी करने की राय है। लेकिन तो एक तो राय सिद्धार्थ जी ने सीआई की दी है, दूसरी राय और दी है जो आप सब लोगों ने सुनी होगी। कहाँ है हमारे सारे एक्सपर्ट्स, उनसे पूछ रहा हूँ। लेकिन सिद्धार्थ जी, आपकी राय को पूरी तरह से ठुकरा दिया है दीप ने। अच्छा, कुणाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। कुणाल जी, दीप ने साफ मना कर दिया कि वो स्पेन नहीं जाना चाहते और सिद्धार्थ जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो हाँ, क्या कहना चाहते हैं कुणाल जी आप? अनिल जी देखिए, अब इस बार इन्होंने जो नया वायदा किया है अनिल जी, सिद्धार्थ जी ने, वो केवल दीप से किया है इन्होंने कि मैं आपको लिए चलता हूं स्पेन। बाकी अब हमें तो अनिल जी वायदा भी नहीं कर रहे हैं अनिल जी। पहले तो वायदा तो होता था कम से कम, वायदा भी केवल दीप से हो रहा है। दीप ने अपने ट्रांसफरेबल टिकट्स आशु जी को के नाम पे कर दिए। बोले आशु जी सिद्धार्थ जी के साथ स्पेन जाएंगे। लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप हंसने की बात नहीं है। आपको लग रहा हो कि सिद्धार्थ जी की सजा है ये, हो सकता है आशु जी की हो, यू नेवर नो। जी आशु जी। नहीं अनिल जी, ट्रांसफरेबल नहीं है। मेरे को इसलिए किया है कि दीपांशु को पता है वो तो वसूल नहीं सकता, वो मेरे पे डिपेंड कर रहा है कि मैं वसूल के कुछ दे दूंगा उसको। जी सिद्धार्थ जी, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? आपको एज ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद अनिल जी। पर मैं तो क्या है कि नए नए डेस्टिनेशन ढूंढ रहा हूँ, जो बेहतर लगेगा वहां सब मिलजुल के रहेंगे। वो सब हमारे पास उतना काम हमारे बंसल जी करके बैठे हुए हैं। उनका चैनल चेक बहुत स्ट्रांग है। आपका तो जिस दिन खर्चा करने का मन हो जाए, बस अब कि आज मुझे सबको कांदिवली वेस्ट की खाओ गली में जाकर सबको पानी पूरी खिलानी है, बस इतना बोल देना, हम वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों सुमित जी? तो चलिए सीआई ऑटोमोटिव स्पेन वाली कंपनी, ये है पसंद सिद्धार्थ जी को, आपके लिए खरीदारी करने की लाजम। बिल्कुल, इस पर रखेंगे नजर। बस कुछ ही देर में सीरी साहब भी जुड़ने के लिए तैयार है अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ। अनिल जी की भी स्ट्रैटेजी लेनी है। एक काउंटर जो आज बिलो द रेडार आपको बढ़िया रैली दिखा रहा है, वोडाफोन। कुछ दिन पहले इसके नंबर्स आए थे, उसके बाद देखिए जबरदस्त मूव आ रही है। 7% ऊपर आज ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। इसको अपने रेडार पर रखिएगा, कुछ एक्शन इसमें बन रहा है। पिछले हफ्ते इसके नंबर्स आए थे, अच्छी मूव इस पर आपको आती दिख रही है। कल भारतीय एयरटेल के नंबर्स आने वाले हैं, इसको भी रेडार पर रखिए। आज एयरटेल अफ्रीका के भी नंबर्स आए थे, वहां पर भी आप एक्शन होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट डेज हाई से ज्यादा दूर नहीं इस समय भारतीय एयरटेल। एक बार इसके चार्ट पर भी चेक ले लिया जाए सुमित जी से। सुमित जी जरा देखिए भारतीय एयरटेल, बताएं सर इस पर अपना व्यू। पोजीशन तौर पे अगर देखेंगे तो स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। 925 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद अब वापस से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो ये बाउंस बैक में ऊपर में 950 से लेके 960 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और जब ये 960 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले समय में ये 4 डिजिट में देखने को मिलेगा, 1000 प्लस के लेवल देखने को मिलेंगे। पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें, जल्दी 950-960 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 950-960 के टारगेट आ सकते हैं भारतीय एयरटेल पर। रखिए नजर, इस पर आपको एक्शन अच्छा दिखेगा।
एक्शन आपको दिखाने के लिए तैयार हैं सिटी साहब भी। आइए करते हैं उनका भी स्वागत। सदाबहार सिटी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिच तो एकदम परफेक्ट है आपके लिए बैटिंग करने के लिए आज से। वैसे तो आप खराब पिच पे भी बैटिंग जबरदस्त कर लेते। 3-3 स्टॉक आपने उस समय दिए थे जब गुरुवार को बाजार बहुत खराब थे। बताएं सर आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी ठीक कहा आपने। और थर्सडे को जब बाजार पिटा हुआ था 3 स्टॉक दिया, उसके लिए एक स्टॉक के लिए थैंक यू बोलना है सिद्धार्थ सिडानी जी को। उस 3 स्टॉक में एक स्टॉक सीआई ऑटोमोटिव भी था जो ये स्पेन ले जाने की बातें कर रहे हैं। आप ही जाओ फिर, सिद्धार्थ जी आप ही जाओ, धन्यवाद भी वही दे देना। हाँ, लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट एंड डिस्टर्ब के बीच में जी। नहीं मुझे जाना नहीं है अनिल जी, मैं तो जस्ट स्टॉक इन्होंने रिकमेंड किया इसलिए धन्यवाद। जाना नहीं है कि ले जाने वाले नहीं है? सही सही बताओ। नहीं मतलब ऐसे जाना, अपने खर्चे पे जाना अनिल जी, जाना तो है स्पेन। यार जी अगर किसी को ले जाएंगे तो भी वो उनके खर्चे पे नहीं ले जाने वाले। ये सब लोग जो इतने पैनल पे गलत फहमी बना के बैठे था, सिद्धार्थ जी जर्मनी ले जाएंगे, सिद्धार्थ जी यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे। अगर सिद्धार्थ जी लेंगे तो भी जाना आपको अपने खर्चे पे ये जाना। फिर सिद्धार्थ जी कैसे लेके गए? हम तो अपने आप गए फिर अनिल जी। देखो बंसल जी, कुणाल जी को कुछ न कुछ तो इसमें गलत फहमी लग रही है। जी कुणाल जी क्या कहना चाहते हैं? अनिल जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्पेन के नाम में ही पेन है अनिल जी। तो पहले जर्मनी से अभी तक उभरे नहीं थे, अब ये स्पेन वाला नया शगुफा है अनिल जी। जर्मनी ठीक है अपना। तो जर्मनी के नाम में मनी भी तो था। तब तो बड़े खुश हो रहे थे। चलिए जी बंसल जी। मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं। अभी हमारे सेठी साहब कह रहे थे ना आपकी, उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूं अनिल जी। मैंने और कुणाल जी ने भी महिंद्रा सीआई रिकमेंड किया था अनिल जी, और मैंने जब बोला था कि महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव हमारा पिक है, तो आपने करेक्ट भी करा था कि बंसल जी पुराने नाम के साथ ही जा रहे हैं, बदलना नहीं चाह रहे हैं। तो एक हफ्ते पहले मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड किया था, तो सबको धन्यवाद मेरी और कुणाल जी की तरफ से है। कुणाल जी अनिल जी बिल्कुल काम के मूड में नहीं होते हैं, ना मैसेज देख रहे हैं ना स्टॉक ढूंढ रहे हैं। पहले जब सिदानी जी बोल रहे थे हाथ खड़ा करा, मुझे लगा अपडेट दे रहे होंगे कि ये पिक हमने भी रिकमेंड करी थी और वो हंसी मजाक में लगे हुए हैं। स्पेन पेन कुछ नहीं होगा अनिल जी, सिदानी जी कहीं नहीं ले जाने वाले। वो कांदीवली में वड़ा पाव खिला दें, उसी में हम सब भी खुश हो जाएंगे अगर वो खिला देंगे, और सिदानी जी को भी खुशी मिलेगी। ऐसा मत करो, देखो सिद्धार्थ जी बहुत दिलदार आदमी है, इससे ज्यादा भी कुछ कर सकते हैं वक्त आने पर। चिंता मत करिए, वक्त आएगा तो। ओके सर साहब बताएं सर आज की पहली पिक। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक ब्रोकिंग स्टॉक है, ब्रोकिंग कंपनी है। स्टॉक का नाम है 5 पैसा कैपिटल, जो अभी 438 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी डिस्काउंट ब्रोकर है, और इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स ओवरऑल भी देखेंगे तो 6th लार्जेस्ट ब्रोकिंग कंपनी है, जिसके कुछ 17 लाख से ज्यादा इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं। एक जबरदस्त कंपनी है। एक मतलब डिस्काउंट ब्रोकिंग के अलावा डिपॉजिटरी सर्विसेज, फिर और भी कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। हाल ही में इसके नतीजे बहुत ही दमदार थे। 19 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल इस तिमाही में 10 करोड़ का पैट था। और वैसे भी हमने देखा जितने ब्रोकिंग आउट कंपनीज है सबके नतीजे तोड़फोड़ आ रहे हैं इस तिमाही के, और जिस तरह का एक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है या इक्विटी कल्ट चल रहा है, मुझे लगता है ये कंपनी अच्छा करती रहेगी। और बाकी FIs भी अच्छे खासे बुलिश है, 23% का स्टेक वो ओन करते हैं। तो खरीदारी करने की सलाह 5 पैसा कैपिटल में फॉर अ टारगेट ऑफ 465, स्टॉप लॉस ऑफ 430। ओके 430 का स्टॉप लॉस, 465 का टारगेट, 5 पैसा में खरीदारी करने की राय। बताएं सर आप दूसरी पिक। अनिल जी आज का जो दूसरा स्टॉक है वो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है। स्टॉक का नाम है डिलीवरी, DELHIVERY, डिलीवरी, जो अभी 418-19 के लेवल पे काम कर रहा है स्टॉक। ये भारत की सबसे बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स सर्विसेज सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो ट्रकलोड ई कॉमर्स के लिए भी स्पेशल फोकस है। अमेजॉन जैसी कंपनी इनकी क्लाइंट लिस्ट में है। और इसके अलावा डेटा इंटेलिजेंस का भी इनका एक सेगमेंट है, जहां पे इन्होंने एडफिक्स नाम का एक ऐप है इनका, जो पेटेंट किया हुआ फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन एंड लोकेशन मैपिंग। और इनकी जो पहुंच है वो भारत में 18,510 पिन कोड पे इनकी पहुंच है, जबकि मतलब भारत में टोटल 19,000 के करीब पिन कोड्स है, उसमें से 18,510 वहां तक ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है। फिर इन्होंने इसी साल
एल्गोरिथमिक टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी को भी एक्वायर किया, जिसके कारण इनका जो सप्लाई चेन सर्विसेज ऑफरिंग है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी जिस तरह का फोकस है ई कॉमर्स के ऊपर और एक प्रॉक्सी है टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हम इंडिया में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी एक प्रॉक्सी मान सकते हैं इस कंपनी को। और कोई नॉन प्रोमोटर्स नहीं है, FIS अराउंड 80% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें कई मार्की फंड्स और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, नेमली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरे एसेट मैनेजमेंट, वेंगार्ड, आमनसा, ये सब इसमें स्टेक ओन करते हैं। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 440, स्टॉप लॉस ऑफ 410। ओके, तो ये है दूसरी स्टॉक जहां पर डिलीवरी में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। दो कैश मार्केट के स्टॉक्स और सेठी साहब लॉजिस्टिक्स स्पेस में बड़े एक्टिव हो रहे हैं। यस, और पहले हाँ टीवीएस भी पसंद किया था ना आपने पिछले हफ्ते। ध्यान रखना पड़ता, 2-3 दिन पहले ही अनिल जी रिकमेंड किया था टीवीएस सप्लाई चेन, और अनिल जी बहुत अच्छा लगता है वो स्टॉक भी, लॉन्ग टर्म पोर्टफोर्लियो का हिस्सा होना चाहिए अनिल जी वो 210। और जो ये हम सब आप जो रिकमेंड करते हो याद रखते हो वो कैसा लगता है? नहीं अनिल जी बहुत अच्छा लगता है, एंड हैट्स ऑफ टू यू, सबकी कॉल्स आप याद रखते हैं। इतने एनालिस्ट हम आपस में एक दूसरे की कॉल याद नहीं रख पाते अनिल जी, आप कैसे कर लेते हैं? नहीं, कुछ याद रह जाती, सारी तो नहीं रहती, बेनिफिट ऑफ डाउट कभी कभी हो जाता है, बट फिर भी ज़्यादातर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें याद रह जाती है। धन्यवाद सेठी साहब, दो बेहतरीन पिक्स के लिए आज आपकी तरफ से। आइए लेते हैं अनिल से उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। सर डेज हाई पर हैं डाउ फ्यूचर्स, बट आई डोंट नो अभी इस पे कितना स्पेकुलेट करना है, क्योंकि फ्राइडे को भी जब हम बाजार बंद हो रहे थे तो 150 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, अभी भी 150 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं। 100 पॉइंट ऊपर आपको नैस्डैक के फ्यूचर्स दिख रहे हैं सर। यूरोप के बाजारों में खरीदारी है, एशिया ज्यादातर पॉजिटिव था, एक जापान 1% गिरा है, अदरवाइज बाकी सारे एशिया के बाजार आपको अच्छे दिख रहे थे। कच्चा तेल 1.5% कमजोर है, रुपया आपका फ्लैट है, हम भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, तो मूड माहौल तो इस समय अच्छा है सर, क्या करना है अभी? तेज़ी करनी चाहिए दीप, और जो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड करें, थोड़ा नीचे मिले 19,075 के आसपास तो एंट्री पॉइंट फिर से बनेगा। अब 19,025 से 19,075 ये 50 पॉइंट की रेंज आपके लिए अच्छे मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और एंट्री पॉइंट भी बनेगा। इस समय क्यों कह रहा हूँ बताऊँ, बचे हुए समय के लिए 19,100 होल्ड होना चाहिए, ऐसा डेटा देखकर लग रहा है। 75 लाख शेयर पुट में है, 65 लाख शेयर कॉल्स में है, लगभग बराबरी का मामला है। आप 2:30 बजे तक उसके ऊपर ट्रेड करें, और 3 बजे तक अगर हमने 19,100 होल्ड किया तो संभावना पूरी ये है आज और कल के बीच में 19,200 से 19,275 की रेंज को आप टेस्ट करेंगे। तो यानी कि यहाँ से 75 से 150 पॉइंट की जगह निफ्टी में अभी भी और बची है, और इसी लिए 19,075 19,025 की रेंज में अगर 50 से 100 पॉइंट नीचे आज आखिरी 1 घंटे में किसी वजह से मिले तो खरीदारी का मौका है। डेटा क्रिस्टल क्लियर है। 19,000 के नीचे आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। 1,20,00,000 शेयर वहाँ पर पुट में ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। सबसे मजे की बात दीप है कि आज अब है ना ज़्यादा कॉल राइटिंग बची नहीं है। 19,100 पे 64 लाख शेयर है, 19,200 पे सिर्फ 62 लाख शेयर है, 19,300 पे सिर्फ 51 लाख शेयर है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो नेगेटिव है भाई कि सारे पुट राइटर ही इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि पुट राइटर थे ही नहीं ना, हल्के थे, तो इसलिए थोड़ा सा तेजी की तरफ मूड बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है अपसाइड अभी भी और है। सो 19,200 275 ये टारगेट आज और कल का आपका निफ्टी के लिए होना चाहिए। क्लियर है? बैंक निफ्टी 43,000 मेक और ब्रेक लेवल है, और आपको याद होगा आज के लिए हमने टारगेट ऊपर का 43,000 43,150 ही रखा था। करेक्ट, एग्जैक्टली 43,000 का हाई हुआ है आज। बचे हुए समय के लिए 43,150 पार करना मुश्किल होगा, इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब नीचे में दीप आपको एंट्री करने के लिए बहुत बढ़िया लेवल देता हूँ, जहाँ पर अगर बैंक निफ्टी आए तो किसी के इन्विटेशन का इंतजार मत करना और वहाँ पर एंट्री मार देना। एक ही लेवल बताऊँ, 42,725, और रेंज बताऊँ 42,725 से लेकर 42,850 के रेंज में आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। ठीक है, ये 125 पॉइंट की रेंज परफेक्ट बाय कॉल है। जैसे 50 पॉइंट की रेंज दी ना निफ्टी में 19,025 से 19,075, वैसे ही 42,725 से 42,850 42,875 के आसपास 850 समझ लीजिए, इस रेंज में पक्का लेना है। 725 850 इस रेंज में पक्का ले लीजिएगा थोड़ा। और दूसरा, शुक्रवार को मैंने आपको खरीदारी करने की राय दी थी निफ्टी में, करेक्ट, और 19,050 के आसपास खरीदारी करने की राय दी थी। मैंने बोला था 18,925 आए तो और ऐड कीजिएगा। आज का लो 18,940 है, 18,825 का स्टॉप लॉस दूर है। अब आपको स्टॉप लॉस 18,925 पे ले आना। अब एवरेज नहीं कर रहा, बट अब स्टॉप लॉस और ऊपर खींच के लिए। पहला टारगेट हमारा 19,125 का था, वो हासिल हो गया। पहले टारगेट हासिल होने के बाद अपना स्टॉप लॉस आप कॉस्ट पे ले आए। अब ऊपर के टारगेट 19,200 250 और 275 इसके लिए होल्ड करें, बने रहे ना। हाँ, बेचना नहीं अभी।
उसके लिए होल्ड करें। सो निफ्टी का वो कॉल ऑप्शन आपका या जो भी आपने फ्यूचर्स में पोजीशन बने उसको होल्ड करें। ठीक है। बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी बता ही चुका हूँ, ऊपर में 43,150 है जहां पर हल्की फुल्की रुकावट आज के लिए बस। गॉट इट। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए बाजार पर व्यू। पॉजिटिव मोमेंटम है, होल्ड करिए, यहां से और ऊपर जाने की तैयारी आपको बाजार दिखा रहा है। एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। चर्चा हो रही थी घूमने फिरने की, एंड जिस तरीके से इंडिगो पिछले 3 दिनों से उड़ान भरा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 2500 का भी लेवल इसने काफ़ी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, प्लस इसका RSI जितने कॉन्फिडेंस से 50 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम 2450 तक इमीडिएटली एक्सटेंड होना चाहिए। पोजिशनली एक्सपेक्टेशन होगी कि वापस 2600 का जो एक सप्लाई जोन है वो आई थिंक एक बार रिविजिट होना चाहिए, तो इसीलिए खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। और डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है 2500 के कॉल द्वारा, बट फ्यूचर्स में अगर आप पोजीशन लेते हो तो स्टॉप लॉस लगाए 2485 पे। एकदम इमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 2550 का, जो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में हासिल होना चाहिए। एंड पोजीशन ही मुझे लग रहा है हफ्ते भर में 2630 के आसपास के स्विंग भी बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में। इस हाइपर ट्रेड और इस समय नजर रखिए, स्टॉक में आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। आइए नतीजों के लिहाज से आज आने वाली हैं UPL के नंबर्स। एक बार आशीष से जान लिया जाए क्या है बाजार का अनुमान। आशीष बताइए। दीपांशु, कमजोर साइड पर ही नतीजे देखने को मिल सकता है। एग्रोकेमिकल स्पेस में अगर देखें तो अधिकतर जो रिजल्ट आए कमजोर साइड पर देखने को। दरअसल जितनी भी ज्योग्राफीज हैं सब में प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर साइड पर ही देखने को मिलेगा। लैटिन अमेरिका की बात करें, भारत में हो या यूरोप में हो, यहाँ पर टॉप लाइन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल हम एस्टिमेट लगाकर चल रहे हैं कि रेवेन्यू में 15% का ड्रॉप देखने को मिलेगा। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो एडजस्टेड बेसिस पर यहाँ पर भी आपको करीब 31% की गिरावट देखने को मिल सकती है। और जो मार्जिन पिछले साल 22% के थे, इस बार घटकर 18% रहेंगे। मुनाफे के आंकड़े की बात की जाए तो यहाँ पर भी गिरावट है, 814 करोड़ से घटकर 362 करोड़, यानी करीब 56% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि डेट काफ़ी ज़्यादा है तो इसके रिडक्शन के ऊपर कोई कॉमेंट्री आती है, ग्रोथ फोरकास्ट के ऊपर कोई कॉमेंट्री आती है, तो काफ़ी बड़ा मॉनिटरेबल रहेगा। नतीजों के आधार पर अगर आप देखें नंबर्स के हिसाब से तो थोड़े से कमजोर साइड पर आएंगे। कमजोर साइड से नंबर आने वाले, कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्टेशंस है नहीं। सर जी कोई राय सर UPL पे? नहीं, पिछले क्वार्टर के भी दीपांशु नंबर्स कमजोर रहे थे और यही क्वार्टर में भी कमजोर की उम्मीद है, क्योंकि साउथ अमेरिका साइड में वहां पे कमजोरी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड वॉल्यूम्स। तो अगर यहाँ पे कमजोरी से थोड़े से बेहतर आ गए नंबर्स तो अब आप रुक सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से UPL टॉप 5 एग्रोकेमिकल कंपनियों में से एक है। तो अगर आपको 1 से 1.5 साल का नजरिया रखना हो तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म नजरिया हो तो आप रिजल्ट की वेट करें। एक बार रिजल्ट आने दीजिए, फिर आप एक फ्रेश व्यू ले सकते हैं। बट फिलहाल UPL पर रखिए नजर, कुछ ज्यादा खास एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। सुवेन लाइफ पर रखिए नजर, 20% के सर्किट पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सैमल सेम लिसांट, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट जो भी दवाई का ये नाम आ रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो बंसल जी को पूछो। बंसल जी से पूछता हूं। बंसल जी बता देंगे। बंसल जी थोड़ी देर टीवी स्क्रीन पे देखते रहना, दवा के नाम पढ़ लेना, फिर पूछेंगे दीप। हाँ, सैमल आइजेंट या सेम नहीं पढ़ लेंगे दीप। बंसल जी पे छोड़ दो। फेज 2 स्टडी सर पॉजिटिव पाई गई है और खबर के बाद 20% का, सीधा 20% का सर्किट है। आई थिंक कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर की ये दवाई है। स्टडी अभी तो R&D स्टेज पर है एसेंशियली, बट फेज 2 उसका सक्सेसफुल रहा है ट्रायल, और इसलिए आप देख रहे हैं एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, एक्चुअली ज़रूरत की दवाई दिख रही है सर, और इसकी स्टडी सक्सेसफुल आई है, फेज 2 ट्रायल इसका सक्सेसफुल आया है, और इसलिए आप देख रहे हैं जैसे ही ये खबर आई 20% के सर्किट पर सीधा गया है। 1 सेकंड में आपने देखा ये बड़ा स्पाइक आया है और सीधा सर्किट पर है काउंटर। तो सुवेन लाइफ के लिए अच्छी खबर आ रही है। देखते हैं ये दवाई जो जिसकी बात कर रहे हैं इसका मार्केट साइज कितना है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है डेफिनेटली बाजार इससे आगे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स प्राइस इन कर रहा है। तो सुवेन लाइफ 20% के सर्किट पर, आई थिंक डन फॉर द डे। आज के लिए तो कुछ भी नहीं है इसमें, बट रेडार पर रखिएगा जैसे भी डेवलपमेंट आता है इसमें। जी बंसल जी बताएं सर, अगर नाम बता पाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चार्ट पे राय दे दें। अनिल जी सेम लिसांट, अनिल जी मैं तो यही पढ़ पा रहा हूँ और मेरी समझ से मैं 100% ठीक हूँ अनिल जी। डाउट ही नहीं, मुझे तो आप पे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आपको अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं है? नहीं अनिल जी
अनिल जी कमजोर है अनिल जी इंग्लिश, भरोसे की बात नहीं, बट ये ना मेरे को लग रहा है मैं ठीक से पढ़ पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ पाता तो मैं क्या कहते हैं बोलता नहीं। अनिल जी बहुत बड़े बड़े कनाडा रिटर्न ज्ञानी हैं, वो उसमें भी गलती निकाल देंगे अनिल जी। ना अरे खुद दीप और कुणाल जी नहीं पढ़ पाए, वो काम आपने कर दिया। क्या गजब किया, मतलब जो आपने संधि विच्छेद किया ना एकदम, किस जगह सेम खत्म होता है, किस जगह से निशान शुरू होता है, वो कमाल है। मतलब ये लोगों को सीखना चाहिए कि बंसल जी से किस तरह के अंग्रेजी के मुश्किल शब्दों को तोड़ मरोड़ कर एकदम सही तरीके से उच्चारण किया जाए। इसमें यूपीएल के नंबर आ चुके हैं, मुनाफे से घाटे में आती हुई दिख रही कंपनी, नंबर से खराब पहली नजर में आप कह सकते हैं। कंसोलिडेटेड घाटा 189 करोड़ का होता दिख रहा है, जबकि हमारा अनुमान था 362 करोड़ के मुनाफे का। कहाँ मुनाफा कहाँ नुकसान क्यों आया है ये देखना होगा। क्या कामकाजी मुनाफा कुछ घटता हुआ दिखा है, क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ खर्चे हैं, क्या बहुत सारी चीज़ें जो देखनी होंगी। लेकिन फिलहाल पहली नज़र में जो नंबर थे वो कमज़ोर है। बहुत खराब नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी कंपनी के परफॉर्मेंस में दिख रहा है। एक्चुअली रेवेन्यू डी ग्रोथ हुई है तो उसका तो इम्पैक्ट है ही। 10,170 करोड़ की सर आय यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। हमने अनुमान 10,650 करोड़ का लगाया था, तो हमारे अनुमान से भी करीब 500 करोड़ आय आपकी कम आती हुई दिखी है। लॉस आया है 390 करोड़ का, हमने अनुमान लगाया था करीब 362 करोड़ के प्रॉफिट का। 1200 करोड़ से घटकर करीब 390 करोड़ का यहाँ पर आपको घाटा आते हुए दिख रहा है। तो बड़ा इम्पैक्ट उसी का आपको दिख रहा है। जो इनके एक्सपेंसेस हैं वहाँ पर भी आपको थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। फाइनेंस कॉस्ट भी इनकी ऊपर आपको जाती हुई दिखी है। इसके अलावा आप देख रहे हैं बाकी एक्सपेंसेस में भी आपको थोड़ा मूवमेंट तो दिखा ही है। तो ओवरऑल एक्सपेंसेस का भी एक इम्पैक्ट इस पर आते हुए दिख रहा है। अदर इनकम कंपोनेंट तो खैर इनका ठीक ही रहा है, बट रेवेन्यू डी ग्रोथ है उसका आपको एक इम्पैक्ट दिख रहा है। एक शेयर ऑफ लॉस एसोसिएट जेवी वो भी आपके लिए 200 करोड़ का इम्पैक्ट लेकर आया। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपने ये घाटा होते हुए देखा है, बट एसेंशली परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है और इसलिए आप देख रहे हैं स्टॉक पर भी नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है। कुणाल जी से अभी हम बात कर ही रहे थे, एक बार यूपीएल के चार्ट चेक में सचित जी से लेना चाहूँगा। सचित जी जरा देखें चार्ट यूपीएल का, नंबर्स के बाद शार्प कट आया है 540 के लेवल पर, 3% नीचे इस समय। दीपांशु यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे काफ़ी ऑलरेडी दबाव इस पर्टिकुलर काउंटर में था ही। इनफैक्ट 600 के आसपास का एक काफ़ी मेजर सपोर्ट था, वो ब्रेक होने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस पाइल अप ही होते आ रहे हैं। अभी भी अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी डाउन साइड यहाँ पर ओपन हो सकती है, बट लगातार 8 दिनों की बिकवाली के बाद इसके अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो काफ़ी अच्छे ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं एंड प्लस ऑलरेडी एक नेगेटिव फ्लो आ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए ऑन द शॉर्ट साइड एंड बाउंस बैक पे मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट फिलहाल मुझे लग रहा है एट 545 एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि एक छोटा सा डेड कैट बाउंस भी आ जाए एंड लगभग अराउंड 565 से लेके 580 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इमीडिएट बेसिस पे मैं यहाँ पे शॉर्ट्स बनाने की सलाह नहीं दूंगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे लग रहा है 580 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने हैं। ओके, ये है आपके लिए यूपीएल, जहां पर रखिए अगर आपकी एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो 580 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हैं, एक मुश्त घाटा भी है, इम्पेयरमेंट भी लिया है, बट उसके अलावा रेवेन्यू डी ग्रोथ भी इनकी काफ़ी ख़राब रही है और उसका भी इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। तो ओवरऑल 3-4 फैक्टर्स कंबाइन करके दिख रहा है क्यों ख़राब परफॉर्मेंस है। मैनेजमेंट से की जब कॉन कॉल होगी तब आगे और भी पता चलेगा कि आखिर इस ख़राब परफॉर्मेंस की रियल वजह क्या है। आइए, कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए टीवीएस मोटर्स, इसके नंबर्स आने वाले हैं। कुशल बताइए टीवीएस मोटर्स कैसे रह सकती है अर्निंग? स्टॉक में तो खैर बाजार का काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट रहा है। बिल्कुल, स्टॉक में इंटरेस्ट रहा है एंड ऑफ कोर्स नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है दीप है। जिसमें सबसे पहले रेवेन्यू बताऊं तो करीबन 13.5% ग्रो कर 8,180 करोड़ पर हमारा अनुमान है। साथ ही कामकाजी मुनाफा 22.5% की ग्रोथ दिखा सकते हैं और 900 करोड़ के पार इस बारी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जा सकता है। अब इससे क्या होगा कि कंपनी की जो रियलाइजेशन है वहाँ पर जो बढ़त रही है उसका इम्पैक्ट आएगा मार्जिन पर। 10.2% से बढ़कर 11% के मार्जिन अब कंपनी दर्ज कर सकती है। साथ ही जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है इस तिमाही में 4.5%
4% की, उससे भी बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। और इसी वजह से कंपनी का मुनाफा करीबन 30% ग्रो कर 528 करोड़ रहने का हमारा अनुमान है। ऑफकोर्स लागत खर्च जो कम हुआ है उससे एक फ़ायदा मिला है बॉटम लाइन पर, और साथ ही कंपनी की रियलाइजेशंस में जो बढ़त देखने को मिली है उससे भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बट एक्सपोर्ट्स को लेकर जो चिंताएं लगातार बनी हुई है उस पर ध्यान देना है कि इनकी कमेंट्री में उसको लेकर इनका क्या आगे का आउटलुक है, और साथ ही जो नए लॉन्चेस हैं और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो इनका iQube है उस पर क्या कमेंट्री रहेगी कंपनी की, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इनकी ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री और साथ ही नतीजों में। तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स। देखते हैं कैसे इसके नंबर्स आपको आते हुए दिखेंगे। एक चार्ट चेक भी हो जाए टीवीएस मोटर्स पर। बागले साहब जरा देखें टीवीएस मोटर्स का चार्ट, बताएं इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। बाकी ऑटोज में उतना एक्शन नहीं है, टीवीएस मोटर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर। दीपांशु, मेरा मानना है कि रिजल्ट्स एटलीस्ट प्राइसेस ये कह रहे हैं कि रिजल्ट्स पॉजिटिव आने चाहिए, और 1610 के ऊपर ये अगर निकल जाता है, निकलने की तैयारी है, तो एक 30-40 रुपए की अपू आपको आज और कल में मिल सकती है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिस्काउंट हो रहा है। अभी देखो रिजल्ट्स कैसे आते हैं। यह है आपके लिए टीवीएस मोटर्स। देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। 1600 का भी लेवल इसने क्रॉस कर लिया है। बाकी बाजार के मुकाबले यहाँ पर आपको अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। टीवीएस मोटर्स इस पर रखी जाएगी नज़र रखिए डीएलएफ पर भी। ये भी आपको 3.5% ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसके भी आज नंबर्स आने वाले हैं, तो नंबर्स से पहले जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा आपको बढ़िया पॉजिटिव एक्शन में दिखा रहे हैं, और आज रियल एस्टेट के लिए अच्छा दिन भी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी नजर रखिए, 2.25% ऊपर ये भी है। ओबरॉय रियल्टी ऑफकोर्स अपने नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है। सुबह यहाँ पर भी आपको अच्छा एक्शन दिखा था। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए रियल एस्टेट पर। सिद्धार्थ जी, अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है ओबरॉय रियल्टी, जो इनका 360 वर्ल्ड प्रोजेक्ट है वहां पर भी उनकी अच्छी सेल्स हो रही हैं। अदरवाइज भी रियल एस्टेट में बड़ा एक्शन बना हुआ है सर। बिल्कुल रियल एस्टेट में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है दीपांशु। रियल एस्टेट में जो प्रीमियम प्राइसिंग प्रॉपर्टीज है इसमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ओबेरॉय रियलिटी या फिर डीएलएफ इसमें बहुत अच्छा फोकस दिख रहा है, क्योंकि ये प्रीमियम प्रॉपर्टीज में डील करते हैं। तो मैं मानता हूं कि जो प्रीमियम सेगमेंट की जो प्रॉपर्टीज है या जो पैकेजेस है वो कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले समय में। और ये इन्वेस्टर्स का ट्रैक्शन नहीं है, एक्चुअल यूजर्स अपग्रेडेशन का ट्रैक्शन है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रियल एस्टेट पैक ऐसा पैक है, वो मेटल्स जैसा ही है। एक बार जब एक पॉजिटिविटी आती है तो 5-6 साल की पॉजिटिविटी रहती है पूरे सेक्टर में। तो मैं मानता हूं कि वी आर एट द मिड ऑफ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सेक्टर। तो यहां से भी 2 से 3 सालों की तेजी बन सकती है ये सारे ही हाई प्रीमियम सेगमेंट स्टॉक्स पे। ओके, तो ये है आपके लिए रियल एस्टेट जहां पर आपको अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। देखते हैं कैसी मूव आएगी, और आज शाम को जब डीएलएफ के नंबर्स आते हैं तो उस पर भी कैसा रिएक्शन रहेगा। ओबरॉय रियल्टी पर तो बाजार ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया ही है। मैरिको, इस पर भी कर लेते हैं फोकस। आइए नुपुर हमारे साथ तैयार बताने के लिए क्या है बाजार का अनुमान। नुपुर बताइए। बिल्कुल, Q2 अपडेट के बाद यहाँ पे क्लियर हो गया था कि कंपनी की आय जो है वहाँ पे आपको नरमी आती हुई दिखेगी। कंपनी ने कहा था कि वहाँ पे गिरावट रही है, तो अनुमान यही कि 1% से गिरकर 2500 करोड़ के आसपास की कंपनी की जो आय है वो आ सकती है। लेकिन कामकाजी लेवल पे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस आपको आते हुए दिखेगा। 12% की ग्रोथ कामकाजी मुनाफे में लेके चल रहे। मार्जिन देखिए तो 17% से बढ़ के 19.5% के आ सकते हैं, और मुनाफा भी 12% की ग्रोथ लेके 345 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर आएगा। कंसोलिडेटेड आय में मार्जिनल गिरावट रहने वाली है इस क्वार्टर में। घरेलू स्तर पे भी देखें तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 3 से 4% की ग्रोथ यहाँ पे लेके डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 3 से 4% की आती हुई दिखेगी। रूरल डिमांड जो है वो अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। मैनेजमेंट ने Q2 अपडेट में कहा था कि जो रिकवरी है वो थोड़ी स्लो है, जिसका इम्पैक्ट दिखने वाला है। ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होकर आते हुए दिखेंगे, जिसका इम्पैक्ट सीधा फ्लो होता हुआ कामकाजी लेवल पर भी आपको आते हुए दिखेगा। लेकिन एड स्पेंड्स बढ़कर आने वाले हैं इस क्वार्टर में, जिसका ऑफसेट जो ग्रॉस मार्जिन का बेनिफिट है वो थोड़ा ऑफसेट यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। और इंटरनेशनल कारोबार में डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की उम्मीद है। तो एक मिला जुला क्वार्टर मेरिको की तरफ से रह सकता है। आय में गिरावट रहेगी, वॉल्यूम ग्रोथ 3 से 4% की रह सकती है, लेकिन मार्जिन इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। ओके, ये है आपके लिए मैरिको। चलिए, मार्जिन इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकता है। चार्ट में वैसे कुछ ज़्यादा खास एक्शन इस समय हो रहा है नहीं। मैरिको, एक बार सुमित जी से चार्ट चेक करा लिया जाए। सुमित जी देखें, मैरिको थोड़ा हल्का मूवमेंट आया, बट वैसे 1% नीचे ही है सर। देवांशु, चार्ट्स में कुछ खास मोमेंटम अभी तक बना नहीं है। स्टॉक में तेजी देखने को तभी मिलेगी जब ऊपर में 540 का लेवल ब्रेक करेगा। 540 के ऊपर सस्टेन करने में तेजी बनेगी, नहीं तो थोड़ी दबाव है। 525 का लेवल टूटा तो और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे।
लेटर का स्टॉक है जहां पर आज बड़ा ब्रेकडाउन आया और वो है आपके लिए M&M फाइनेंस 12.5% नीचे, सुबह ही 10% का तो लोअर सर्किट लग गया था। रिजल्ट रिव्यू में भी अनिल जी से हमने बात करी थी इसमें, और काफ़ी बड़ी गिरावट आ रही है। स्टॉक ऑफ द डे में भी अनिल जी ने कहा था निचले लेवल्स आएंगे, उससे भी तो काफ़ी नीचे गिरा है। एक बार सिद्धार्थ जी से राय लेना चाहूँगा। सिद्धार्थ जी, सुबह भी जो बात हो रही थी अनिल जी से वो ये थी कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रही कंपनी की तरफ से, या तो बढ़िया नंबर्स आते हैं या बेहद खराब। इन नंबर्स के बाद M&M फाइनेंस में क्या करना चाहिए सर? यहाँ से और दबाव दिखता है आपको? देखिए दीपांशु, मुझे एनबीएफसी स्पेस में काफी सरप्राइजिंग लगा M&M फाइनेंस के नतीजे। मुनाफा भी करीबन 14 and 50% डाउन देखा, निम्स नीचे आते हुए दिखे 30 बेसिस पॉइंट से। तो मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया कि ये नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग थे, बट ओवरऑल बिजनेस काफी स्ट्रांग है। दूसरे सब सेगमेंट्स में ये लोग आ रहे हैं स्लोली स्टेडीली। हमारा तो अगर लॉन्ग टर्म किसी को निवेश करना हो तो 320 का नजरिया है हमारा निवेश का। 320 के नजरिए से आप एक साल के पर्सपेक्टिव से बने रह सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ एक इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगी, क्योंकि ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस काफी पॉजिटिव बस कर रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए M&M फाइनेंस। बाकी एनबीएफसीज में अच्छा एक्शन है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी कमजोरी बनी हुई है, 11.5-12% नीचे है। पेट्रोनेट एलएनजी ये एक और काउंटर है जहां पर आप सीधे ऑलमोस्ट 10% का कट देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स तो खैर ठीक थे इसके, बट फिर कंपनी का अनाउंसमेंट आया कि ये बहुत बड़ा केपेक्स करने जा रहे हैं। इनफैक्ट 20,650 करोड़ का केपेक्स करने वाली है। ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ का केपेक्स कंपनी की तरफ से आपको आने वाला है। तो बड़ा केपेक्स है और बड़ा एक्सपेंशन प्लान है, इसकी वजह से बाजार में आपको थोड़ी नर्वसनेस आती है। देखिए, अभी बात करते करते 200 का भी लेवल पेट्रोनेट एलएनजी तोड़ रहा है। एक बार कुणाल जी से पेट्रोनेट एलएनजी के चार्ट पर राय लेनी चाहिए। कुणाल जी जरा देखें, पेट्रोनेट 200 का लेवल भी इसने तोड़ दिया है सर, और नंबर से ज्यादा जो केपेक्स का प्लान है उसका रिएक्शन दिखा रहा है स्टॉक। देखिए, बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है दीपांशु। सारे मेजर लेवल्स एक साथ एक ही कैंडल से टूटते हुए नजर आ रहे हैं, और इस स्टॉक ने वैसे भी अगर आप देखें और बाजार से इसकी तुलना करें तो इसने कभी परफॉर्म नहीं किया है, और पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। रेंज का ब्रेकडाउन आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। अहम सपोर्ट था 215 का, जो पूरी तरह से खंडित हो गया है। तो मुझे लगता है अब इसमें 190 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, तो मुझे 192 190 के लेवल्स इसमें आते हुए दिखते हैं। तो कोई खरीदारी की राय नहीं है, ना ही आप बॉटम फिशिंग का प्रयास करें कि इतना गिर चुका है तो पुल बैक के लिए बाय करने की बिल्कुल चेष्टा ना करें। स्टॉक से फिलहाल दूर रहें। स्टॉक से तो फिलहाल दूर ही रहिए। 200 के नीचे आपको कंपनी अब स्टॉक आते हुए दिख रहा है, ऑलमोस्ट 10% का कट दिखेगा। आइए एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीप, सीमेंट स्पेस काफी बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कहलाया जाता है। अभी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर में भी जो आउट परफॉर्मेंस करेगा, अपने एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिपोर्ट करेगा, वो स्टॉक बन सकता है यहाँ पे तेजी में। और उसमें से एक है रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट पे खरीदारी की राय है। साउथ इंडियन बेस्ड सीमेंट कंपनी है। टारगेट पहले बता दूं, 1007 का 1007 का शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल में कामकाज है। करीबन 21 मेट्रिक टन की सीमेंट की कैपेसिटी है। वॉल्यूम स्ट्रांग है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर 28% वाई ग्रोथ देखा गया था। नवंबर के फर्स्ट वीक में इनके नतीजे भी है, करीबन 9 नवंबर के करीब। फर्स्ट क्वार्टर के जो FY24 की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो देखी गई है वो 68% से बढ़ के 79% पे देखी गई है। हम मानते हैं कि 14% वॉल्यूम्स में और 15% आय में CAGR ग्रोथ हो सकता है आने वाले 2 सालों में। कैपेसिटी एक्सपेंशन है कपल्ड बाय कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्ट्रॉन्ग फोकस कर रही है इंफ्रा और हाउसिंग की, इसका भी बेनिफिट मिलेगा सदर्न एज बेस्ड रैमको सीमेंट पे। दिसंबर का क्वार्टर काफी बेहतरीन हो सकता है। तो 1007 के टारगेट के लिए रैमको सीमेंट पे खरीदारी की राइट। ओके, 1007 का टारगेट है। 983 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है रैमको सीमेंट, इस पर करें खरीदारी। ये आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से रहा है। इस बीच यूपीएल की तरफ से कुछ कमेंट्री भी आती हुई दिख रही है जो इंपॉर्टेंट है। जो ग्लोबल चैनल डी स्टॉकिंग है उसकी वजह से इन्होंने थोड़ा सेल्स प्रेशर आते हुए देखा है, बट अच्छी खबर यह है कि आगे जाकर इनका आउटलुक अच्छा होगा।
सेकेंड हाफ जो फाइनेंशियल ईयर जो करंट क्वार्टर से शुरू हो चुका है वहाँ पर उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोप से अच्छा परफॉर्मेंस आनी चाहिए। बाकी जगहों पर इन्वेंट्री बढ़ी हुई है, वो अब कम होने के आसार आ रहे हैं, तो वहाँ पर खरीदारी आपको आती दिखेगी। सिस्टम का जो इन्वेंट्री लेवल है वो ज़्यादातर नॉर्मलाइज हो चुका है। नॉर्थ अमेरिका और ब्राज़ील इन पर्टिकुलर, यहाँ से इन्हें प्रदर्शन के सुधार की उम्मीद है। स्टॉक में भी अब आप निचले स्तरों से रिकवरी देख रहे हैं। तो गिरा था 540 तक गिरा था, वहाँ से आप देख रहे हैं एक स्मार्ट रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। कॉन कॉल 4:30 बजे तो और डिटेल्स निकल कर आएंगी, बट जो कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की तरफ से वो थोड़ी आपको पॉजिटिव है। तो स्पेशली नतीजों के डिसअपॉइंटमेंट के बाद स्टॉक फिसला था, अब वहां से रिकवर होने के आसार दिखा रहा है। देखते हैं कॉन कॉल के बाद और क्या कुछ कहना है मैनेजमेंट का और उसके बाद बाजार अपना नजरिया क्या बनाता है। बट पेट्रोनेट की बात चल रही थी, सजा जी एक बार पेट्रोनेट पर आपसे भी राय लेना चाहूंगा। बड़ा केपेक्स प्लान इन्होंने अनाउंस किया है सर, ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपए का, और वहां से फिर बाजार में नर्वसनेस आई है। कैसे देखना चाहिए इतने बड़े एक्सपेंशन कमिटमेंट को? देखिए, मैं मानता हूँ एलएनजी पीएनजी साइड में पेट्रोनेट बहुत अच्छा काम कर रही है और दहेज के टर्मिनल में भी एक एक्सपेंशन हो सकता है। सो ओवरऑल मैं तो इसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि क्यों इसको नेगेटिवली लिया जा रहा है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स डिटेल ऑफ द एक्सपेंशन, केपेक्स किस हिसाब से कितने टाइम में पूरा करने की योजना है, ये सारी डिटेल्स देखनी पड़ेगी। बट मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और इस केपेक्स को काफी पॉजिटिवली देखना चाहिए। चलिए, सिद्धार्थ जी का तो व्यू केपेक्स पर पॉजिटिव है, बट बाजार इस समय एक शार्प रिएक्शन इस पर दिखा रहा है। एलएनटी, अभी इसकी बात चल रही थी, आशु सर ने खरीदारी की भी आपको राय दी है। कैसे रहेंगे नंबर्स? कल आने वाले हैं एलएनटी के रिजल्ट्स, आइए एक बार जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए कैसी रहेगी परफॉर्मेंस? पांचों बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं, खासतौर पर अगर आप देखें तो ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर टोटल ऑर्डर बुक के लिहाज से देखें या फिर टॉप लाइन ग्रोथ के लिहाज से देखें तो काफ़ी बढ़िया है। पिछले साल के मुकाबले 51,074 करोड़ के आसपास की जो आय आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी तकरीबन 19% का अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। कामकाजी मुनाफे की बात की जाए तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 5,500 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट है, यानी 12% की ग्रोथ है। लेकिन सिर्फ एक मार्जिन ऐसा है जहाँ पर हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी कुछ खास नहीं है। पिछले साल थे 11.5%, इस बार बाजार अनुमान लगा रहा है कि 11% के आपको एबिटा मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल मुनाफे में भी अगर आप देखें तो दमदार 39% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी ओवरऑल सिर्फ मार्जिन को छोड़ दें तो काफ़ी अच्छी तिमाही। और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो ऑर्डर इनफ्लो की मैं बात कर रहा था कि तिमाही के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। एम नाइक साहब से जब हमने बात की थी इंटरव्यू में, तभी भी बताया था कि सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत से ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है, इंटरनेशनल ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसका फायदा इस तिमाही में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी शानदार नतीजे रह सकते हैं। 19% टॉप लाइन में ग्रोथ है और मुनाफे में करीब करीब 40% की बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओके, ये है आपके लिए एलएनटी, जहां पर रखनी है नजर आने वाले इसके नतीजे कल। तो नंबर्स की तैयारी है एलएनटी के लिए भी। आइए तैयार है। और कुणाल जी, राकेश जी जो आमतौर पर जाने माने नहीं जाते बहुत ज़्यादा काम करने के लिए, लेकिन आज कल का काम आज ही करने के मूड में दिख रहे हैं। तो पिक ऑफ द डे कल के लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। बताएं सर। अनिल जी, हमारा पिक ऑफ द जो डे है वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। 980 की एक मेजर नेकलाइन को काफी समय बाद तोड़ रहा है। तोड़ा तो पहले भी है 2-3 बार इसने रिसेंटली, बट ऊपर सस्टेन नहीं करा और इस बार सस्टेन कर रहा है। क्लोजिंग बेसिस पर एक नीट क्लीन क्लियर डिसाइसिव ब्रेकआउट अबव द नेकलाइन देखने को मिल रहा है और अच्छी तेजी का प्रबल दावेदार लगता है। हल्की फुल्की करेक्शन पे नीचे मिलता है तो खरीदना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए ब्रोकरेज स्टॉक्स पर हम लोग काफ़ी बुलिश हैं और हमने देखा है कि तमाम ब्रोकरेज स्टॉक्स में एक एक करके ब्रेकआउट आ रहा है और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ में अब ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। जिस तरह का स्ट्रक्चर है इसमें 970 की एक अहम रेजिस्टेंस थी जिससे कई सप्ताहों से ये स्टॉक जूझ रहा था और आज इस सप्ताह की शुरुआत में पहले दिन ही हम देख रहे हैं कि वो लेवल इसने निकाला है। 970 के ऊपर स्टॉक टिक पाने में सफल हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर आपको एक अच्छा अपसाइड बनते हुए दिखेगा। इन स्तरों पर बाय करके चलना है। एक स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस आपको 970 जो कि ब्रेकआउट का स्तर है वहां रखना चाहिए। पहला टारगेट इस स्टॉक के लिए होगा 1090 का, 1090 का पहला टारगेट और 1150 का दूसरा बड़ा टारगेट है जिसके लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी की राय।
ओके, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर खरीदारी की राय आ रही है और बड़े टारगेट्स भी निकल कर रहे हैं। पिक ऑफ द डे, कल की पिक के हिसाब से आप यहाँ पर एक नजरिया बना सकते हैं। इस बीच यूपीएल यहाँ पर हालांकि उनकी तरफ से कमेंट्री आगे को लेकर थोड़ी बेहतर आ रही है, बट कंपनी ने अपनी गाइडेंस घटाई है। पहले आय में ये 1 से 5% की बढ़त की उम्मीद लगा रहे थे, अब उसे फ्लैट कर दिया, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल की एनुअल आय जो FY24 की रेवेन्यू रहेगी वो फ्लैट रहेगी। पहले 1 से 5% की ग्रोथ का अनुमान था। मोर इंपॉर्टेंटली, पहले एबिटा ग्रोथ 3 से 7% की एबिटा ग्रोथ की इन्होंने गाइडेंस दी थी, जो अब इन्होंने घटाकर 0 से -5% की एबिटा गाइडेंस दी, यानी कि एबिटा ग्रोथ नहीं, एबिटा कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, डी ग्रोथ होने वाली है, एबिटा इनका गिरने वाला है। एनुअल बेसिस पर मैं बात कर रहा हूं। तो 2 तिमाही के बाद इन्होंने गाइडेंस घटाई है, रेवेन्यू फ्लैट रहने का अनुमान है और एबिटा में गिरावट आ सकती है, 0 से -5% तक की ये परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा रहे हैं। तो गाइडेंस कट भी आया है यूपीएल की तरफ से। आई थिंक वापस इसकी वजह से ही स्टॉक पर प्रेशर आया। नंबर्स के बाद स्टॉक गिरा, फिर मैनेजमेंट कमेंट्री आई कि सेकंड हाफ बेटर लग रहा है, वहां से स्टॉक में रिकवरी आई। अब जो ये गाइडेंस कट की डिटेल सामने आ रही हैं, उससे वापस आपको स्टॉक में प्रेशर आते हुए दिखा है। तो ये है आपके लिए इस समय यूपीएल, जहां पर आपको नेगेटिव रिएक्शन नंबर्स के बाद और गाइडेंस कट के बाद इस समय दिख रहा है। भारतीय एयरटेल, इसकी करते हैं बात। अभी थोड़ी देर पहले स्टॉक पर हम राय ले भी रहे थे, बट नंबर्स यहाँ पर कैसे रह सकते हैं एक बार जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए, भारतीय एयरटेल कैसी रहेगी परफॉर्मेंस? बिल्कुल, तो देखिए तिमाही आधार पर सब्सक्राइबर्स तो जुड़ते हुए नजर आएंगे, उस वजह से कंपनी की आय पर थोड़ा तेजी आपको देखने को मिल सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1% की बढ़त 37,800 करोड़ पर कंपनी की रह सकती है। साथ ही कामकाजी मुनाफा भी करीबन 0.5% ग्रो कर 19,700 करोड़ पर हमारा अनुमान है। अब इसमें इशू ये है कि यहाँ पर जो एयरटेल अफ्रीका का नंबर्स हैं उस पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, और जो नाइजीरिया में करेंसी डिवैल्यूएशन पिछले तिमाही में भी इन्होंने एक्सेप्शनल लॉस लिया था करीबन 3416 करोड़ रुपए का। अब इस बारी देखना है कि यहाँ पर नाइजीरियन करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से ये और फर्दर कितना लॉस बेयर करते हैं। हालांकि अगर आप कंपनी का कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो 0.5% की ही ग्रोथ उम्मीद है, और 52.1% पर कंपनी की मार्जिन्स ऑलमोस्ट स्टेबल रह सकती है। पिछले तिमाही में 52.3% की मार्जिन्स थी। मुनाफा करीबन अगर आप रिपोर्टेड बेसिस पर जाएंगे तो 40% ग्रो करेगा, बट आपको एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा अगर देखना है तो यहाँ पर करीबन 55% की गिरावट भी रह सकती है। 2250 करोड़ इस बारी का जो आंकड़ा है मुनाफे का, उस पर आपको ध्यान देना है। आरपू के लिहाज से यहाँ पर भी बढ़त रहने की उम्मीद है। 200 पिछले तिमाही में था, इस बारी 203 का आंकड़ा कंपनी छू सकती है। लगभग 1.5% की ग्रोथ हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो लार्जली नंबर्स तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर ठीक ठाक रहने चाहिए, पर यही देखना है कि यहाँ पर एक तो आरपू और साथ ही एयरटेल अफ्रीका को लेकर कंपनी की आगे चलकर क्या कमेंट्री रहने वाली है करेंसी डिवैल्यूएशन पर, वो देखना काफ़ी अहम होगा। ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल, यहाँ पर आपको रखनी है। अफ्रीका की तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई थी। हाँ, एयरटेल अफ्रीका की अभी कुछ देर पहले ही नंबर्स आते हुए दिखे थे, तो आय पर थोड़ा सा दबाव दीपांशु देखने को मिला था। अब यही देखना है कि इसको लेकर आगे चलकर क्या आउटलुक रहता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ये है भारतीय एयरटेल पर आपके लिए नतियों के साथ आगे का आउटलुक भी रहेगा इंपॉर्टेंट। आइए बढ़ते आगे, और वागले साहब के लिए है एक बिल्कुल वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, BTST करना है, बाय करके चलना है। ONGC जिसने एक मल्टीपल स्विंग टॉप्स को ब्रेक किया है, करंट भाव 189.30 189.50 है। मेरा मानना ये जैसे ही 190 ब्रेक करेगा 4 से 5 रुपए की मूव आपको मिल सकती है, वो भी कल के ही दिन में। तो आप करंट भाव पे बाय करके चले। 187 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 195 196 तक के टारगेट्स में कल के दिन में देख रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए राय आती हुई BTST के तौर पर। ONGC ये भी स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है, वापस से 190 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। 187 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदे, 195 196 के टारगेट के लिए आगे चलते हुए। टाटा कंज्यूमर्स नतीजे अपने पेश करेगा कल, अनुमान क्या है टाटा कंज्यूमर्स का, जरा जान लिया जाए, समझ लिया जाए, देख लिया जाए। नूपुर हमारे साथ है तैयार, बताएं नूपुर। बिल्कुल सर, मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे भी आ सकता है। कंपनी की आय करीबन 9% से इस क्वार्टर में बढ़कर 3,660 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। कामकाजी लेवल पे देखेंगे तो जो मुनाफा है वो 15% की ग्रोथ यहाँ पे लेके चल रहे हैं। 100 बेसिस पॉइंट से मार्जिन इंप्रूव होकर इस क्वार्टर में करीबन 14% के
आसपास मार्जिन आते हुए दिख सकते हैं। मुनाफा भी देखें तो यहाँ पर भी आपको जो है वो 300 करोड़ के आसपास का आता हुआ नजर आएगा। इंडियन ब्रांडेड टी कारोबार जो है कंपनी का, वहाँ पे 6% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। डोमेस्टिक में जो ब्रांडेड बिजनेस है चाय का, वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ करीबन 4% की आ सकती है। फूड कारोबार में 18% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, लेकिन सॉल्ट बिजनेस जहाँ पे थोड़े कंसर्न्स दिखे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, यहाँ पे उम्मीद है कि डिसेंट ग्रोथ, एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर भी आ सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल कारोबार से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है और मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद लेके चल रहे करीबन 100 बेसिस पॉइंट के। तो मिला जुला रहेगा। मुनाफे पे थोड़ा बेस में एडजस्टमेंट है तो आपको वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन कंपनी की आय 9% से बढ़कर आ सकती है और मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। अच्छे नंबर्स आएंगे इसके तो। चलिए बढ़िया। मैरिको में भी आप कह रही थी मार्जिन इंप्रूवमेंट यहाँ पे भी दिखना चाहिए। ओके, टाटा कंज्यूमर इस पर रखेंगे नजर। सिद्धार्थ जी कोई राय टाटा कंज्यूमर पर? नंबर से पहले स्टॉक भी थोड़ा एक्टिव इस समय होने की कोशिश कर रहा है, बाकी एफएमसीजी के मुकाबले ये कैसा परफॉर्म कर सकता है? देखिए दीप, मैं बार बार कहते आया हूं कि ये एक यूनिक एफएमसीजी प्ले है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो है जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, टी, कॉफी, वाटर, स्टारबक्स, तो ये यूनिक एफएमसीजी प्ले है और ये आज के जमाने का यूनिक एफएमसीजी प्ले है और वॉल्यूम्स डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। हालांकि स्टॉक हमारे टारगेट के काफी करीब है, 900 रुपए का हमारा टारगेट है और करीबन वही ट्रेड कर रहा है। बट हम मानते हैं कि इस पे अगर रिवीजन आता है तो मैं अपडेटेड टारगेट जरूर लेके आऊंगा। बट टाटा कंज्यूमर बहुत पॉजिटिव है और ये सीजन है, अभी दिवाली का मौसम है, तो ब्रांडेड ड्राई फ्रूट्स तो कहीं मिलते नहीं है, तो टाटा कंज्यूमर इज वन ऑफ द प्लेस जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। नहीं, ब्रांडेड ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं मिलते दिवाली के सीजन में, ऐसा क्यों? नहीं अनिल जी, वो लूज मिलते हैं, बट ब्रांडेड ड्राई फ्रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो टाटा कंज्यूमर लेके आया है मार्केट में संपन्न के थ्रू, टाटा संपन्न के थ्रू। अच्छा, नहीं बाकी भी तो मिलते हैं। अरे अच्छी पैकिंग में एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब प्रोडक्ट से ज़्यादा पैकिंग के पैसे लगते होंगे। बढ़िया बढ़िया वाली पैकिंग में आते हैं और बढ़िया बढ़िया नहीं जी बिल्कुल आते हैं, बट वो अनिल जी वो टाटा के ब्रांड से टाटा के नहीं, अच्छा दूसरे ब्रांड के तो। ओके, तो चलिए ब्रांडेड ड्राई फ्रूट्स काफ़ी खरीदते हैं फेस्टिव सीजन में सिद्धार्थ जी, ऐसा हमें पता चला, क्योंकि देखो बाकी हमें तो पता नहीं था टाटा के इतने ब्रांडेड प्रोडक्ट और ऐसे ड्राई फ्रूट्स आते हैं। आशीष जी आपको पता था? हाँ जी अनिल जी आते हैं, मतलब दोनों ही बातें ट्रू है जो सिद्धार्थ ने शेयर की है कि ब्रांडेड, और जो आपने बोला अनिल जी बाकी भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो कोई ऐसी कमी नहीं है कोई ऐसी चीज की। तो चलिए टाटा कंज्यूमर्स नतीजे कल आने वाले हैं, इस पर रहेगा पूरा फोकस। बाजार इस बीच दिन के हाई पॉइंट पर आ चुका है 19,150 और 42,000 के पार निकलकर निफ्टी बंद होने की कोशिश करता हुआ दिखा, तो तेजी बढ़ती हुई दिख रही दीप। आखिरी आधे घंटे में जब हम पहुंचे तो बाजार कुछ और बेहतर लेवल्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, मोमेंटम बढ़ रहा है बाजार का, डेज हाई पर है इस समय 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी। आइए सचिन जी के पास चलते हैं एक BTSTT कॉल के लिए। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। इनफैक्ट इसने अपने थर्सडे के हाई को भी यहाँ पर चैलेंज किया है एंड उसके ऊपर के अभी फिलहाल कोट्स आ रहे हैं। सो जिस तरीके से ये पुल बैक है, एक रिकवरी है, मुझे लग रहा है ये एक्सटेंड हो सकती है लगभग अराउंड 1750 तक। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1710 पे लगाए एंड मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ही ये पर्टिकुलर टारगेट्स भी हासिल हो सकते हैं ऑन द हायर साइड। 1710 का स्टॉप लॉस लगाकर कोटक बैंक में करे खरीदारी, ये राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से। IOC नतीजे पेश करेगा कल, अनुमान के साथ तैयार है वरुण बताइए। तो अनिल जी, BPCL के नतीजे में तो हमने देखा था कि एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने मिला। होप कि IOC में भी यही देखने मिले, हालांकि हमारा अनुमान अभी भी कमज़ोर नतीजों का ही है। आप देखिए रेवेन्यू 7% बढ़ने का अनुमान है, EBITDA मार्जिन 11.2% से गिर के 7.25% आएंगे और मुनाफे में 34% की गिरावट 9,050 करोड़ का हमारा अनुमान है, 13,750 करोड़ से घट के। जो कच्चे तेल के कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उसके कारण मार्केटिंग मार्जिन्स इनके कम हुए हैं और उसी का इम्पैक्ट देखने मिलेगा। मार्केटिंग मार्जिन जो है वो नेगेटिव हो गए थे। सिंगापुर GRMs नो डाउट क्वार्टर बढ़े हैं, लेकिन उसका ज़्यादा इम्पैक्ट शायद आपको देखने नहीं मिले और इसके लिए कहीं ना कहीं ओवरऑल नतीजे जो है वो थोड़े बहुत कमज़ोर रहेंगे। क्रूड थ्रूपुट जो है 2% क्वार्टर थोड़ा कम आएगा, यानी कि गिरावट आपको उसमें देखने मिलेगी। ओवरऑल रियलाइजेशन जो है उसमें भी थोड़ी बहुत दबाव रहेगा, तो ओवरऑल नतीजे थोड़े दबाव वाले रहेंगे।
BPCL के जैसे देखते हैं कि IOC में भी कोई पॉजिटिव सरप्राइज देखने मिलता है कि नहीं। ओके, ये है आपके लिए IOC। BPCL तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, IOC देखते हैं यहाँ पर नंबर्स के बाद कैसा मूव आएगा। जय ठक्कर है तैयार, करते हैं उनका स्वागत कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या करना है इस समय बाजार में। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। वेल दीप, मार्केट में एक अच्छी तेजी आई है। आई थिंक ये सस्टेन और थोड़ा बहुत हो सकता है। काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी से के रीजन से मार्केट में एक बाउंस देखने मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन से। फ्राइडे भी वही देखने मिला, आज सुबह भी वही देखने मिला। सो ये सपोर्ट लेवल्स आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मिड कैप निफ्टी का 6 नवंबर की एक्सपायरी का थी। 8,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, ये आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा अभी 53 रुपीज 80 पैसे, 54 मान लीजिए, 53 रुपये 54 रुपये के आसपास आप 6 नवंबर की एक्सपायरी का मिड कैप निफ्टी का 8,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस डीप रखना होगा 23 रुपये पर, ये नो क्लोजिंग बेसिस रखना। एंड टारगेट्स ऊपर में जो निकल कर आ रहा था, फर्स्ट टारगेट विल बी 104 104 रुपये का, दूसरा टारगेट बनेगा 136 रुपये का। सो 104 136 ये दो टारगेट्स के लिए आप 8,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन मिड कैप निफ्टी का खरीदे 6 नवंबर की एक्सपायरी का। बिकॉज आज तो बैंकेक्स के साथ मिड कैप निफ्टी का भी एक्सपायरी है, बट नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का, नेक्स्ट मंडे की एक्सपायरी का भी है। मंडे की एक्सपायरी का निफ्टी मिड कैप 8,800 की कॉल ऑप्शन खरीद कर चले। करीब 55-60 के लेवल्स पर आपको ये मिलेगी। ये आपके लिए जय की तरफ से राय आ रही है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स पर ट्रेड जय की तरफ से आपको आते हुए दिख रहा है। आज सुबह बैंकेक्स की बात कर रहे थे जय, अब आपके लिए मिड कैप निफ्टी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये वीकली एक्सपायरी जय के लिए की गई है, ऐसा लग रहा है। रोज कुछ ना कुछ। सबसे ज्यादा इसका आनंद जय ले रहे हैं, ऐसा है। आशीष जी, आपको नहीं लग रहा ऐसा? अनिल जी, आनंद नहीं ले रहे हैं, ये तो मतलब जो अपॉर्चुनिटी यूज कर रहा है वो जय बहुत अच्छी चीज कर रहा है। अनिल जी देखिए, ऑप्शंस के प्रीमियम जिस तरह से मतलब जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में डिप्लीट हो रहे हैं, तो आई थिंक इट इज वेरी गुड कि अनिल जी जो साइड इंडेक्स है उनमें अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अभी भी कुछ अब नॉर्मलिटी है तो उसको इनकैश करना चाहिए। तो अनिल जी ये बहुत अच्छी चीज कर रहा है कि जहां जहां भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर उसमें मूवमेंट ज्यादा है तो राइट अगर जाए तो अनिल जी मुझे तो लगता है ही इज मेकिंग फुल यूज ऑफ, तो क्रेडिट टू हिम। ओके, चलिए बढ़िया है। रोज बैंकेक्स हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, निफ्टी बैंक निफ्टी तो आपको रोज मिलती है। तो जो अलग अलग एक्सपायरी पर अपना हाथ आजमाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। गेल एक और सरकारी कंपनी ऑयल एंड गैस स्पेस से नंबर पेश करने वाली है कल, अनुमान के साथ तैयार है। वरुण बताएं। तो अनिल जी, इस बार पूरा का पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है और गेल के भी थोड़े हल्के कमज़ोर नतीजे रहेंगे। जैसे कि आपने पेट्रोनेट LNG में देखा, यहाँ पे रेवेन्यूज 4.5% बढ़ेंगे, लेकिन कंपनी का जो ओवरऑल एबिटा है उसमें 4% के आसपास की गिरावट आएगी। मार्जिन 7.6% से गिर के 7% के आसपास आएंगे। हालांकि जितने OMCs के गिरे हैं उतने गेल के मार्जिन नहीं गिरने वाले हैं। मुनाफे में 13% के आसपास की बढ़ोतरी है। गैस वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो 3% की बढ़ोतरी वहाँ पे है। पेटकेम सेल्स में करीब 25% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। जो LNG के प्राइस मूवमेंट हुआ है उसका इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं इस कंपनी के ओवरऑल कारोबार में देखने मिलेगा। ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स जैसे कि मैंने कहा कि 3% के आसपास के बढ़ोतरी जो है वहाँ पे देखने मिलेगी। तो देखते हैं कैसे नतीजे रहते हैं। ओवरऑल थोड़े मार्जिन में इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा LNG के प्राइसेस की वजह से। हालांकि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, 60 बेसिस पॉइंट के आसपास मार्जिन गिर रहे हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज़ और मुनाफे में 4 से 13% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। ये है आपके लिए गेल, जहां पर आपको रखनी है नज़र। सुबह एक्शन में भी ये काउंटर दिख रहा था। थोड़ा सुबह वीकनेस आई थी, उसके बाद स्टॉक आपको थोड़ा रिकवर भी होते हुए समय दिख रहा है। जय के पास चलते हैं वापस और लेते हैं जय का जैकपॉट भी। बताएं जय। अगर आप देखें तो आज एक बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट जो देखने मिला है वो मुथूट फाइनेंस में। आई मीन यहाँ पे 1320 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह। क्लियर एक ब्रेकआउट फ्रॉम द फॉलोइंग चैनल देखने मिला है। 46.20 46.80 पर ट्रेड कर रहा है। 1320 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, इसको खरीदने की सलाह है मेरी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट आया है दीपांशु,
द स्टॉक इज हेडिंग टूवर्ड्स 1380 1400 है ना। इमीडिएटली अगर आप देखिए तो 1305-10 के आसपास एक इमीडिएटली सपोर्ट है, तो जब तक 1310 के नीचे जाता नहीं है, दैट इज 18 पॉइंट्स विच इज अराउंड 1.5% डाउनसाइड रिस्क है, बट अपसाइड पोटेंशियल लगभग 1380 1470 है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में 46-47 वाला जो कॉल है ऊपर में दीप हो सकता है लगभग 68 से लेकर 80, तो 68-80 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे आप मुथूट फिनांस का 1320 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, ये इन द मनी है हल्का सा। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 37 पर, 37 पर एक स्टॉप लॉस लगाकर इसे खरीदे। सो रिस्क रिवॉर्ड आप देखें दीप जबरदस्त आ रहा है एंड बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है दीप। लेकिन बढ़िया बात यह है कि मुथूट फाइनेंस आज शो की शुरुआत में पिक ऑफ द वीक वागले साहब ने भी दिया। वागले साहब प्रसन्न हुए आप? बहुत ही ज्यादा। क्वांटिफाई प्लीज। अनिल जी जय को धन्यवाद और आपको ये मेंशन करने के लिए भी धन्यवाद, लेकिन इसका पैटर्न रियली अच्छा है और मैं पूरी तरह से जय के साथ हूँ। ये हर डिक्लाइन पे या करेक्शन पे बाय करके होल्ड करना चाहिए। अगर अगले हफ्ते में पूरे होल्ड करेंगे तो ये मुझे स्टॉक 1400 के ऊपर जाते हुए दिखता है। तो ये है आपके लिए जय की तरफ से भी और वागले साहब की तरफ से भी राय खरीदारी की, और इसीलिए वागले साहब ने आज इसे पिक ऑफ द वीक, सुबह चूंकि वो शो कर नहीं पाते तो इवनिंग वाले शो में, आफ्टरनून वाले शो में अभी उन्होंने पिक ऑफ द वीक के तौर पर चुना भी है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना भरोसा, कितना कॉन्फिडेंस इस स्टॉक पर वागले साहब की तरफ से। 3-20 की स्टडी कर लीजिए। लेते हैं, बिल्कुल सर, आइए यार। और थोड़ा मोमेंटम पकड़ लिया डाउ फ्यूचर्स ने, 160 अंक ऊपर हैं, 125 अंक ऊपर नास्डैक फ्यूचर्स हैं, 0.6% की मूव आपको S&P फ्यूचर्स में दिख रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स डेज हाई पर हैं, यूरोप के बाजार अच्छे मूड में है, कच्चा तेल 1.5% नीचे है। हमारा बाजार भी आपको इस समय अच्छे मूड में दिख रहा है। सर बताएं क्या करना है? तेजी पोजीशन डाउट ही नहीं दीपा, शुक्रवार को भी यही राय थी, आज भी यही राय है। तेजी किस तरह से करनी है वही समझाना है मुझे। पहली चीज, आज जो आप निफ्टी 19,125 के ऊपर बंद होते हुए देख रहे हैं, ये पिछले 3 दिनों का हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हो रहा है। 3 दिन पहले यानी कि गुरुवार के दिन, नहीं सॉरी बुधवार के दिन 19,122 पर आप बंद हुए थे। राइट, आप 3 दिनों का हायर क्लोज दे रहे हैं। बिल्कुल। बैंक निफ्टी बुधवार के दिन 42,832 पर आपका बंद हुआ था, बैंक निफ्टी भी उससे ऊपर बंद हो रहा था। तो 3 दिनों की कमजोरी को पार करके आप बंद होते दिख रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत आपके लिए। और बैंक निफ्टी में तो अच्छा संकेत इसलिए भी है कि आप 43,000 का थोड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर उससे ऊपर बंद रहे। सो आपको पहली चीज़ तो है कि लॉन्ग पोजीशन तो इसे होल्ड करना है। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर और खरीदना चाहते हैं, देखिए ओवरनाइट रिस्क तो हमेशा रहेगी वो तो देखो, और स्पेशली जब युद्ध के माहौल में तो और ज़्यादा आपको पता है। तो आप वो असेसमेंट के साथ चले। और असेसमेंट क्या करना है? असेसमेंट ये करना है कि अगर मैं समझो लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में बना के जा रहा हूँ, तो अगर 19,025 19,075 की रेंज में मुझे कल मिलेगा तो मैं और ऐड करूँगा। मैं डरूंगा, घबराऊंगा और भागूंगा नहीं कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ ट्रिगर करूँ। तो इसलिए 2 चीज़ें, एक ये आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगी कि 100 पॉइंट नीचे देखना पड़ सकता है। दूसरा, आप जगह भी छोड़ के जाओगे कि मुझे और ऐड करना है, उस कंडीशन पे आपको लेना है। गॉट इट। टारगेट 200 छोटा टारगेट है, 250 285 मिनिमम ये टारगेट है, और उसके बाद 350। सो कहीं न कहीं 250 से 350 की रेंज में एक बार निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है अगले 1-2 दिनों में। वहाँ रिव्यू करेंगे। बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं, यहाँ पे भी वही कंडीशन पे लेना है। और यहाँ की रेंज बता दूँ, 42,725 से 42,850 इस रेंज में आपको मान के चलेंगे। अगर नीचे मिलेगा तो मुझे लेना है। 2 बजे भी हमने यही बात की, 42,725 42,850 आए तो ले ही लेना है। आज भी ये ऊपर में 43,150 के ऊपर बंद होते थोड़ा और आप मजबूत हो जाएंगे। अगला जो टारगेट बड़ा बनेगा दीप, वो कहीं कहीं बैंक निफ्टी में 43,550 से लेकर 43,850 की रेंज का 300 पॉइंट का टारगेट थोड़ा सा बड़ा वाला है। बड़े वाले हैं। हाँ, तो जैसे निफ्टी में 100 पॉइंट का 250 से 350 का 19,250, वैसे वहाँ 300 पॉइंट का उस टारगेट के लिए आपको ट्रेड करना है। नियर टर्म के लिए उससे पहले का कोई, उससे पहले है ना छोटा, अगर आपको चाहिए तो 43,400 के आसपास छोटा है। उसके बाद 43,550 से 43,850 की रेंज में वहाँ मल्टीपल रुकावट के लेवल है। तो ये है। सो लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। थोड़ा खरीदना चाहें फ्रेश तो इस कंडीशन पे खरीदें कि कल नीचे ओपनिंग होने पे मैं और खरीदूंगा। लॉन्ग्स रखिए और डिप पर खरीदारी करने के लिए तैयार। दुम दबा के भागूंगा नहीं और लूंगा। ठीक है सर, समझ गया। चलिए, ये है इस समय बाजार पर व्यू का।
आइए JSPL इसकी भी बात कर लीजिए, नतीजे आने वाले हैं। आशीष हमारे साथ तैयार बताने के लिए अनुमान। आशीष बताइए। दीपांशु, अच्छे नतीजे आ सकते हैं। स्टील स्पेस में हमने देखा था कि JSW स्टील के भी नतीजे जो हैं ठीक ठाक आए थे। तो यहाँ पर ऑपरेशनल फ्रंट पर थोड़ा सा कॉस्ट इनपुट जो है इनका कम हुआ है, इसके चलते फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो मार्जिन पिछले साल 14% थे, इस बार बढ़कर करीब करीब 19% के देखने को मिल सकते हैं। और मुनाफे का आंकड़ा भी अच्छा खासा 1090 करोड़ के आसपास है। कामकाजी मुनाफे में अगर आप देखें तो 24% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ी सी टॉप लाइन में 8% की गिरावट है। ओवरऑल अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे आएंगे। अच्छा, चलिए JSPL नतीजे अच्छे आएंगे। बंसल जी एक बार चार्ट देख लेंगे JSPL का। आज वैसे ट्रेड में कुछ नहीं कर रहा है, फ्लैट एकदम 643 644 के लेवल पर। बंसल जी ऑडियो म्यूट है सर। सॉरी दीपांशु फ्लैट है, बट नीचे में 633 634 काफी एक अहम सपोर्ट है। तो जिनके पास है इन लेवल्स पे नजर रखें। 633 634 के लेवल्स टूटेंगे तब यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। एल्स जिनके पास है होल्ड करें, और एक बार 652 653 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, और तब एक नई शुरुआत होगी अपमूव की। है आपके लिए JSPL पर राय। पेट्रोनेट LNG नतीजों के बाद इस स्टॉक में दिख रही भारी गिरावट, 9% का बड़ा कट होता हुआ दिख रहा है। कोशिश पूरी कर रहा है ये भी, मैं भी लोअर सर्किट लगाऊं, लगा के आया भी है, लेकिन अभी 9% नीचे। 12 सेकंड टॉप लूजर है M&M फाइनेंस के बाद। क्यों इतना गिर रहा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? नतीजों के बाद ऐसा क्या दिख गया कि बस पिटाई हो रही है? वरुण तैयार है बताने के लिए। वरुण बताइए। तो अनिल जी, इस कंपनी के नतीजे तो हमारे अनुमान के मुताबिक ही थे। इनफैक्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो हमारे अनुमान से बेहतर थे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है इस कंपनी ने एक केपेक्स का अनाउंसमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट दोनों का अनाउंसमेंट किया है, और उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई। अब इन्वेस्टमेंट किस में करने वाले हैं? तो एक नया पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट ये लगाने वाले हैं, और उसमें कंपनी निवेश करने वाली है। हालांकि इन्होंने कहा है कि करीब 20,685 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश जो है ये कंपनी इस पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट में करेगी। हालांकि कंपनी ने ये नहीं दिया है कि क्या टाइम फ्रेम होगा इस प्रोजेक्ट में निवेश करने का, क्या ये 1 साल में करेंगे, क्या 4-5 साल में करेंगे, तो इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। ये मार्केट को पसंद नहीं आया। दूसरा, इस पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के बारे में पहले ही कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में बताया था कि 25 साल के बाद पहले बार कंपनी नया प्रोजेक्ट यानी कि नए कारोबार में उतरने वाली है, और इसके लिए ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी सारे लाइनअप्स भी कर लिए थे। जो हाइड्रोजन और इथेन के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसके लिए भी निवेश कर रहे हैं, उसके लिए ऑलरेडी ये क्लाइंट सुनना शुरू कर चुके थे, और उसके लिए ऑलरेडी लाइनअप ये कर चुके थे, और उस प्रोजेक्ट के लिए अब इन्होंने अपने केपेक्स का अनाउंसमेंट किया है। साथ ही साथ एक डिसइन्वेस्टमेंट का भी अनाउंसमेंट किया है। इन्होंने कहा है कि दीपक फिनॉइल्स जो है उनको ये 250 KTPA का जो प्रोपीन और साथ ही साथ 11 KTPA का हाइड्रोजन और जो कि पेट्रोनेट केमिकल प्रोजेक्ट से निकलने वाला है उनको देंगे जब पहले बार यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा ये प्रोडक्ट अगले 15 साल के लिए। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। बाजार को एक चीज़ पसंद और नहीं आ रही है कि इस कंपनी के पास अगर आप कैश देखेंगे तो 5-5.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का कैश है और करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी आकलन लगा रहे हैं कि क्या ये कंपनी कैसे करेगी फंडिंग, और ये सब दिक्कतें जो है उसके वजह से आप देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। पिछले 3-4 साल में देखेंगे तो कैश फ्लोज भी कंपनी के 2.5 से 3.5 हज़ार करोड़ रुपए पर एनम के आसपास के थे। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइमलाइन दी नहीं है, तो लोग ये समझ रहे कि अगर एक साथ किया तो कंपनी पैसे जुटाएगी कहाँ से, और ये दिक्कत की बात है। इसके लिए स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। पेट्रोकेमिकल में इन्वेस्ट करेंगे ये कंपनी पहले भी कह चुकी है अपने एनुअल रिपोर्ट में। ये है आपके लिए पेट्रोनेट केपेक्स प्लान्स के बाद आप देख रहे हैं बड़ा कट आया है कंपनी के पर। देखते हैं बाजार को कंफर्म इसी की तरफ से आ रहा है। शुक्रिया वरुण ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। स्टॉक में ब्रेकडाउन आप देख रहे हैं। आइए फिर एक्शन पैक डे रहा और अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी बात है अब डेज हाई की तरफ क्लोज होने के तैयार। तो बैक टू बैक फ्राइडे और आज के सेशन में अब डेज हाई के आसपास क्लोज हो रहे हैं। ये बढ़िया एक्शन है। ग्लोबल मार्केट्स का भी सपोर्ट है। हालांकि फ्राइडे को अमेरिकी बाजार गिरे थे बट आज थ्रू द डे अमेरिकी फ्यूचर्स आपको मजबूत दिखे हैं। यूरोप के बाजारों में भी आपको बढ़िया एक्शन दिखा है। टॉप गेनर आज का BPCL नतीजों के बाद 3.25% का उछाल ये काउंटर दिखाता हुआ। अल्ट्राटेक यहाँ पर भी केपेक्स आ रहा है 2.5% की तेजी। ONGC में अभी उछाल आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद ये मजबूत था और डेफिनेटली बाजार के अपमूव में इसका बड़ा योगदान था।
योगदान आपको दिखा है आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक से। एसबीआई, एलएनटी, टीसीएस इसमें भी आपने खरीदारी देखी है। तो दिग्गजों में बढ़िया एक्शन था। कोटक बैंक भी आपको पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिखा है। बाजार की ब्रेथ निफ्टी की करीब 15 स्टॉक्स नेगेटिव, 35 स्टॉक्स आपको पॉजिटिव दिखे। यूपीएल नतीजे एंड मोर इंपॉर्टेंटली गाइडेंस कट के बाद 4.5% का बड़ा कट इस पर आपको दिख रहा है। ऑटोज में आज सुस्ती थी। टाटा मोटर्स, मारुति, आइशर, बजाज ऑटो एंड ऑफ कोर्स एमएनएम, ये सारे काउंटर्स आपको आज कमजोर दिखे हैं। वीकनेस थी आईटीसी में भी। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर इनके प्लांट पर ऑब्जर्वेशंस आई हैं यूएसएफडी की तरफ से। एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया, एलटीआई, माइंडट्री, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टाइटन, डिवीज, एचयूएल, विप्रो और बजाज फाइनेंस, यहाँ पर भी आपने गिरावट ही देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, कई सारे स्टॉक्स में बढ़िया मूवमेंट आपको दिखी है। वोडाफोन आइडिया टॉप गेनर है वायदा कारोबार का, आज 5.5% ऊपर। मुथूट फाइनेंस 4% ऊपर। डीएलएफ नतीजों से पहले 4% ऊपर। महानगर गैस नतीजों के बाद 3% ऊपर, हालांकि सुबह के लेवल से थोड़ा नीचे ही बंद हो रहा है। एलआईसी हाउसिंग, जीएनएफसी यहाँ पर एक्शन दिखा है। ओबरॉय रियल्टी, बीएचईएल, टाटा कम्युनिकेशंस में आज एक बाउंस बैक था 2-3 दिन की गिरावट के बाद। इंडियन होटल्स, मैक्स फाइनेंशियल, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग और एसबीआई लाइफ, यहाँ पर भी आपको पॉजिटिविटी दिखी है। वीकनेस आई है एमएनएम फाइनेंशियल में 12% का कट। पेट्रोनेट जिसकी हम बात कर रहे थे 9% का कट। नतीजों के बाद एसबीआई कार्ड 6.5% का कट दिखा रहा है। इंडिया मार्ट में आपने वीकनेस देखी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज कमजोर था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन दोनों के नतीजे ओवर द वीकेंड आए थे, दोनों में आपने गिरावट देखी है। डेल्टा कॉप एक बार फिर से आज कमजोर हुआ। जुबलेंट फूड पर आपने प्रेशर देखा है। आरबीएल बैंक, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी, एमसी, ये भी आपको कमजोर ही दिखे हैं। कैश मार्केट, यहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स में आपको आज एक्शन दिखा है। नतीजों की भी लंबी लिस्ट आपने आती हुई देखी है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद 8.5% ऊपर था। इंडो काउंट्स 6.25% ऊपर रहा। ईआईएच में 8.5% की तेजी थी। केपीआईटी टेक नतीजे और आगे की गाइडेंस अच्छी रही है, 5% की तेजी वहां पर। पीबी फिनटेक, फिनोलेक्स केबल्स, इंटेलेक्ट डिजाइन, वेल्सपन इंडिया, एनबीसीसी, मैस्टेक, हेमस्फेयर प्रॉपर्टीज, पेटीएम, बिरला कॉर्प और सीडीएसएल, यहाँ पर भी आपको बढ़िया एक्शन दिखा है। तो अनिल जी, ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा आज लार्ज कैप्स के आउट परफॉर्मेंस बंद हो रहे हैं। अच्छी बात है दीपक, लार्ज कैप्स की आउट परफॉर्मेंस होना, लार्ज कैप्स का ऊपर बंद होना एक बड़ी बात की ओर इशारा करता है। वो ये कि लार्ज कैप्स तो कोई रिटेल से खरीदे नहीं जाएंगे। तीसरी महाशक्ति तो लेगी नहीं। इसका मतलब ये कि लिए या तो लोकल फंड्स ने या एफआईज ने। एफआईज ने लिए हों, इसकी संभावना ज़्यादा है। और अगर एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा बढ़कर आता हुआ दिखे और 11% 12% के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर वो बैठे हों, तो ये इस सीरीज की शुरुआत में अच्छा संकेत है। ये क्वालिटी वाली तेजी है। ब्रॉडर मार्केट की तेजी भी आपके काम आ सकती थी और अच्छा आप सोच सकते थे कि चलिए ये शेयर बढ़े तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के बढ़ने से सबको फायदा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ अपने शेयर बढ़ने से बजाय ओवरऑल मार्केट के लिए क्या अच्छा है वो भी सोचना चाहिए। और ये आज का जो मूव है वो उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखिए 2065 शेयर बीएसई पर ऐसे जो मजबूत बंद हुए हैं, 1904 शेयर कमजोर, यानी कि बढ़ने और घटने वाले शेयरों की संख्या में ज़्यादा फर्क नहीं है। एनएससी में करीबन 1190 शेयर मजबूत रहे और 1050 शेयर कमजोर रहे, यानी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है पॉजिटिव साइड पे। सो जिस हिसाब की तेजी आप देख रहे हैं, निफ्टी 101 पॉइंट, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट, सेंसेक्स 300 पॉइंट, उस हिसाब से मार्केट ब्रेथ उतनी दमदार नहीं है। दोपहर के बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हरे निशान में आए, करेक्ट। बट यही क्वालिटी वाली तेजी आपको चाहिए कि जब भरोसा मार्केट में लौटना होता है तो पहले आपको दिग्गजों पर फोकस करना होता है, और वो होता हुआ दिखा। तो एक अच्छा संकेत बाजार के लिए आता हुआ। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी देर में मिलेगी। 19,140 93 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ने किया आज के बेहतरीन सेशन की समाप्ति। लगातार दूसरे दिन मजबूत। सेंसेक्स 329 पॉइंट बढ़कर 0.5% मजबूत होता दिख रहा है। बैंक निफ्टी 257 अंकों की तेजी के साथ 43,039 पर बंद होता हुआ समाचार समाप्त हुए। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सेडानी साहब, जय ठक्कर साहब, सचिन जी और साथ ही आशु मदान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। देखते हैं कि तेजी की हैट्रिक कल लगती है या नहीं, इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन बढ़िया सेशन कल भी रहने वाला है। ग्लोबल मार्केट्स का हाल जाते जाते बता दूं, डाउ फ्यूचर्स अपनी मजबूती और बढ़ाते हुए 170 अंक ऊपर है और 111 अंक लिफाफा लेवल पर तेजी के साथ नेस्डेक फ्यूचर्स भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, लेकिन मृत्युंजय भी पीछे नहीं है। कमोडिटी बाजार में एक्शन भरपूर है।